स्टार सुपरस्टार तब बनता है जब वो पान मसाला का एम्बेसडर बन जाए। डू यू अग्री? लोग अगर आपको देखने के लिए कहीं पर भी पहुंच जाए, आई थिंक दैट इज व्हाट अ जेन्युइन सुपरस्टार वुड भी, जहाँ पे आपको अपने आप को बेचने की जरूरत ना पड़े। सब बोलते रहे बहुत एटीट्यूड है, क्यों इसने एकता के साथ पंगे ले लिए भैया, मतलब ये तो समझता होगा अपने आप को फनने का, और फिर उसके बाद वाला नेक्स्ट शो आपका पिट जाता है। और वो मुझे मालूम था कि हेडलाइन बनेगी, आसमान से टपके खजूर पे लड़के एक पंगा लेके आए थे स्टार प्लस से। अनुराग कश्यप ने एक बहुत अच्छी चीज बताई कि इंडस्ट्री में एक्टर्स पे ना पैसा लुटाया जा रहा है। इनको बनाया भी तो आप ही ने ना, ऐसा तो नहीं था ना कि कोई भी एक्टर आके सडनली पहली बार ही बोलेगा मुझे 4 वैनिटी वैन चाहिए। अवार्ड्स बिकाऊ होते हैं क्या? ऑफ कोर्स बिकाऊ होते हैं यार। मैं फंक्शन में गया था स्टार्टिंग में, टीवी के दिन टाइम की बात बता रहा हूँ। सायरा जी आई और बोली तुम हमें ना इतने पसंद हो, हम तुम्हें क्या बताएं, तुमसे यूसुफ मिलना चाहेंगे। और मुझे लेके गई। मैंने कहा वो जानते भी होंगे कि मैं कौन हूँ, मैं तो टीवी कर रहा हूँ अभी तो। और फिर दिलीप साहब मुझे देखे, उन्होंने बोला भाई हम तुम्हें एक मशवरा देना चाहते हैं। और फिर वो चुप हो गए, कुछ बोले नहीं आगे। थोड़ी देर के लिए चुप हुए होंगे यार, और तब कोई इंसान आया और उनका कुछ और बात करने लग गया। और मुझे इतना गुस्सा आया, मेरा मशवरा चाहिए, मुझे क्या देना चाहते हैं वो। आज भी मेरे पास में बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तान से मेल लगातार लिखते हैं। आई ऑल्सो हैव, आई डोंट नो हु दे आर। आपकी लाइफ में भी कैसे कुछ वॉशरूम में हुआ है? कोई मिला हो, कोई प्रोजेक्ट ऑफर हुआ हो, कोई फैन तो बहुत सारे हो। प्रॉब्लम वही होती है कि आप लड़के हैं, हम कहीं आप गए हो वॉशरूम के अंदर, भाई सर जी बड़ा फैन हूँ, तो उसके बाद से आदत ऐसी पड़ गई कि आप नीचे देख रहे होते हो कि यार कहीं इतने मत देखो, आंखें बंद रखो अपनी, आप निकल जाओ। हेलो हाय आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड बबल और मेरा नाम है विनाश पाल। आज मेरे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने अलग अलग मीडियम में अलग अलग मोड में काम किया और हर बार दर्शकों का दिल जीता है। इनके नए शोज़, नई फिल्में, नए कैरेक्टर्स जितने चर्चा में रहते हैं, उतना ही प्यार उन्हें आज भी उनके पुराने कैरेक्टर्स, शोज़ और किरदारों के लिए मिलता है। मेरे साथ मौजूद हैं द वेरी अमेजिंग राजीव खंडेलवाल। राजीव, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच, और इतनी अच्छी अच्छी बातें कहने के लिए और ज़्यादा शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले तो ना आपसे यही जानना चाहूँगा कि आप इंटरव्यूज़ कम क्यों देते हो? मतलब मैं जब रिसर्च कर रहा था आपके बारे में बात करने के लिए, देख रहा था बहुत कम इंटरव्यूज़ हैं। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं काम कर रहा हूँ उसके बाद में जब काम ख़त्म हो जाता है, प्रमोशन ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद मुझ में ऐसी कोई ख़ास चीज़ नहीं है जिसके बारे में मैं बात करूँ। मैं अपने आप को बहुत ही साधारण समझता हूँ। मुझे लगता है कि मैं हर वक्त चर्चा में रहूँ या हर वक्त मेरे इंटरव्यू जाते रहें। मुझे लगता है कि मुझसे कहीं ज़्यादा काबिल लोग हैं जिनके इंटरव्यूज़ आने चाहिए, जिनको बात करनी चाहिए। आई थिंक आई एम जस्ट अ वेरी एवरेज पर्सन। तो काम किया, उसके बाद में आई एम जस्ट अ वेरी नॉर्मल पर्सन अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में। इसीलिए मैं देता नहीं हूँ ज़्यादा इंटरव्यूज़। दूसरा ये, मुझे अपने बारे में पढ़ना, अपने बारे में अपने आप को देखना, अब अभी से नहीं, स्टार्टिंग से मुझे अनकंफर्टेबल करता है। मतलब अगर मैं हर रोज़ अपनी शक्ल देखूँ अखबारों में या प्लेटफॉर्म्स पे या कहीं और, तो मुझे आई थिंक तकलीफ़ हो जाती है। मेरी अपने शोज़ या मेरी अपनी फिल्में या मेरे अपने प्रोजेक्ट्स जो आते हैं बाहर, मैं शायद एक बार, कभी कभी तो एक बार भी नहीं देखता हूँ, और कभी कभी जब देखना पड़ता है, सबके साथ में स्क्रीनिंग होती है, तब मैं देख लेता हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी शो टाइम जो आया, हाँ। मैंने नहीं देखा है, मेरी वाइफ ने देखा। मैंने कहा तू मुझे देख के बता देना, बिकॉज वो क्रिटिक भी है मेरी, और मतलब जनरली हमारे पार्टनर्स क्रिटिक्स होते ही हैं। बट उसको मैंने बोला कि तू मुझे देख के बताना इफ़ इट्स नाइस और नॉट नाइस। तो उसने जब सुबह उठ के उसने देखा शो टाइम, उसने मुझे बोला कि तू देख तो सही, कम से कम देख तो सही, यू आर वेरी गुड, यू आर वेरी गुड। मैंने कहा बस, आई थिंक मैंने कहा थैंक यू वेरी मच। सो आई डोंट लाइक वॉचिंग टू मच अबाउट माई सेल्फ, टू मच ऑफ माई सेल्फ। खुद को देख के ये लगता है कि ये बेहतर हो सकता था, नहीं हो सकता था, इस वजह से नहीं देखते हो, या पता नहीं क्या। आई थिंक हर एक्टर या हर एंटरटेनर की ये प्रॉब्लम होती भी है कि आप हर बार जब देखते हो अपने आप को और या सुनते हो अपने आप को, आपको लगता है कि यहाँ गड़बड़ थी, मैं कुछ और बेटर कर सकता था। यू आर राइट, आप खुद बहुत सेल्फ क्रिटिकल होते हो। ऐसा नहीं कि मैं नार्सिसिस्ट नहीं हूँ, मैं भरपूर हूँ। मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता हूँ, मैं अपना ख्याल रखता हूँ। आई लव माई सेल्फ, बट आई जस्ट डोंट love watching myself too much. I don't like reading about myself too much. ये अजीब ही है, मुझे इसका रीज़न क्या है ये नहीं मालूम। आई थिंक मैं कोरिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी आज तक अपना कोई इंटरव्यू ऐसे बैठ के प्रॉपर देखा नहीं है ना। मुझे भी वो अजीब सा लगता है कि यार क्यों, मतलब तुम लोग कैसे क्यों देख रहे हो? हम लोग बने इसलिए कि काम करो, लोग बातें करें, हम बात नहीं करें अपने बारे में। शो टाइम की बात करते हैं, कैसा क्या रिस्पांस मिल रहा है? जैसे आपने बताया पार्टनर ने, वाइफ ने अच्छा तारीफ करी, सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट किससे मिला शो टाइम का? बहुत लोगों से बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिली, और अच्छी चीज़ जो सुनने को मिली वो ये थी
कि राजीव तू बिल्कुल भी इस कैरेक्टर जैसा नहीं है, मतलब ऑब्वियसली जो जानते हैं मुझे, मेरा और वो किरदार बहुत ही अलग है। एंड टू पुल ऑफ एक ऐसा कैरेक्टर जो कि आपके इर्द गिर्द कहीं भी कोई मेल नहीं खाता हो, तो वो पुल ऑफ करना वाज वेरी इंटरेस्टिंग और लोगों ने नोटिस भी किया। और मोस्टली अगर कोई डायरेक्टर आपको फ़ोन करके बोलता है कि राजीव मैं तुझे जानता हूँ इतना अच्छी तरह से, तूने जो कन्विंसिंगली पुल ऑफ किया ना यार, ये कमाल है। तो आई थिंक दैट फॉर एन एक्टर आपको लगता है कि हाँ एक नए जोन में पहली बार आप एक नया किरदार प्ले कर रहे हो और कुछ बहुत हटके कर रहे हो, उसमें जब आपको कोई सर्टिफिकेट देता है जिसकी आप इज्जत करते हैं, तो इट जस्ट फील्स गुड। आप एक लंबे अरसे से इंडस्ट्री में हो, शो टाइम में जैसी इंडस्ट्री दिखाई गई है, क्या हकीकत में वैसी है? एज अ दर्शक मैं ये जरूर मतलब जानना चाहता हूँ कि जितने प्लस माइनस उतार चढ़ाव इमोशंस सब दिखाया गया वैसा होता है या बहुत ज़्यादा? लगभग ऐसी ही है जो शो टाइम की जो स्टोरी है, शो टाइम के अंदर जो किरदार हैं, लगभग वैसी ही हमारी इंडस्ट्री है। खासकर अरमान का जो कैरेक्टर है वो मैं कहूँगा हूबहू ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं ऑफकोर्स को अथॉरिटी भी नहीं हूँ, बट हम सब जानते हैं, जो इंडस्ट्री में हम सब जानते हैं कि अरमान मिश्रण है बहुत से लोगों का। उसमें किसी की कुछ क्वालिटी है, किसी का कुछ एटीट्यूड है, किसी की कुछ इनसिक्योरिटी है, किसी की कुछ कमियां हैं एज एन एक्टर। सो आई थिंक अरमान जैसा कैरेक्टर बहुत सारे इंडस्ट्री के अंदर है, लेकिन जिस तरह से हमारी इंडस्ट्री काम करती है, जिस तरह से एक किस्म की उसमें एक कम्पिटिटिवनेस है आपस में, फेकनेस भी है यूँ कह लो, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री इज़ ऑल अबाउट लेट्स से शो वर्ल्ड, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड है, तो उसमें साम दाम दंड भेद सब चलता है और ये इंडस्ट्री भी है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ये बिज़नेस इंडस्ट्री है, तो जहाँ पर बिज़नेस होगा वहाँ पैसे होंगे, जहाँ पैसे होंगे वहाँ पॉलिटिक्स होंगी, मैल प्रैक्टिसेस होंगी, तो ये सब चीज़ें हमारी इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। और मैं इसे नेगेटिव तरीके से नहीं कह रहा हूँ क्योंकि हर इंडस्ट्री में सब में होता है प्लस माइनस होते हैं। तो हमारी इंडस्ट्री ऐसी है, सिर्फ ये है कि हमारी बहुत रुचि होती है जानने में इस इंडस्ट्री के बारे में, बिकॉज आप दिन भर देखते हो, सुनते हो, आपका एंटरटेनमेंट उनसे होता है, तो आई थिंक जिज्ञासा भी ज़्यादा होती है जानने के लिए कि क्या ये भी उतने ही फ्रॉड हैं जितने हम हैं, या ये भी उतने ही नकली हैं असली हैं। तो जैसा आपका कैरेक्टर है इसमें अरमान, हकीकत में वैसे ही कभी किसी एक्टर के साथ काम किया है या एक्ट्रेस के साथ में, बिना नाम लिए ऑब्वियसली मैं नाम नहीं जानना चाहूँगा, बट ऐसा कोई मिला है जो? हाँ मिले तो बहुत हैं, काम नहीं किया मैंने। हाँ। काम भी किया है एक्चुअली, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स के साथ में जो आपको समझ में नहीं आते हैं कि ये ऐसे क्यों, ये मेरी दुनिया में तो उसका कोई लॉजिक ही नहीं है, बट फिर वो आपकी दुनिया है, उनकी दुनिया में शायद लॉजिक होगा। तो ऐसी कई चीज़ें हैं। और बाय द वे अरमान का जो कैरेक्टर है उसमें इनपुट्स हमारी ना, ये जो लिखा था वो कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि लिखते वक्त आप एक राइटर है जो वो एक दिमाग में रख कर कुछ लिख देता है, लेकिन सेट पे जाने के बाद में यूनिट इतनी बड़ी होती है, तो कभी कभी को सीन करने में इतना मज़ा नहीं आता है, तो आ रहा होता है, तो सडनली जैसे फॉर एग्जांपल शो टाइम में मेरा जो एंट्री सीन है उसमें मैं एक असिस्टेंट डायरेक्टर को वैनिटी वैन वाला सीन है, तो वो सीन कुछ और था जिसके अंदर मैं कुछ और कर रहा था, उसको पहले लात मार रहा था, कुछ और कर रहा था, तो मज़ा नहीं आ रहा था। तो किसी ने आके बोला कि मालूम है वो है ना, उनके साथ कभी मत काम करना, उनके साथ सुबह ना एडी जाते थे, वो सुबह जाके ना ऐसे पकड़ लेते हैं वो, और बेचारा एडी जो है वो इतने यंग होते हैं या इंटर्न्स होते हैं, वो कहते थे कि मुझे बता रहा था कि जब मैं इंटर्न था ना तो मेरे को इतनी एम्बैरेसमेंट हो रही थी, उन्हें वो प्रैंक लग रहा था और सब हंस रहे थे, तो कभी कभी मालूम नहीं पड़ता, उनको रियलाइज़ नहीं होता है कि यार सामने वाले के ऊपर क्या बीत रही है, आप तो मजाक कर रहे हो, उसके बाद आपने गले मिल लिया, बोल दिया सॉरी यार चला लेके आ चाहे मैं आ रहा हूँ, तो वो मैंने वहाँ से उठाया, हमने कहा चल we'll straight away grab him by his balls which is not a part of script but it is a part of somebody's life जो करते हैं। इनफैक्ट वो जब देखा होगा, अगर देखा होगा उन्होंने, तो वो जानते होंगे, नहीं जो जिनके ऊपर जिससे वो बोरो किया जिनका हो, तो वो जानते होंगे कि वो काफ़ी पॉपुलर भी है इस चीज़ के लिए, तो सब डरते थे कि दूर से बुलाऊंगा मैं उठाऊंगा, सर शॉट रेडी है, पास नहीं जाऊंगा मैं, तो ये हकीकत है। तो दीज आर द फैक्ट्स ऑफ द इंडस्ट्री। सीरीज में एक डायलॉग है जहाँ पे इमरान हाशमी का जो कैरेक्टर है वो बोलता है कि शाह ने मुझसे एक बात कही थी, स्टार सुपरस्टार तब बनता है जब वो पान मसाला का एम्बेसडर बन जाए। डू यू अग्री? आई डू नॉट अग्री, आई रियली डू नॉट अग्री। आई थिंक आप वो सुपरस्टार बनते हो आपकी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि पान मसालों की जो एड्स होती हैं वो आपको काफ़ी पैसा देते हैं वो लोग, बिकॉज दे आर वेरी रियली लोडेड, तो वो आपको
काफ़ी पैसा दे सकते हैं। मे बी इंडस्ट्री मेजर करती है आपको कि आप कितना लास्ट इस ऐड के लिए आपने कितना चार्ज किया। तो अगर इंडस्ट्री के लिए वो आप सुपरस्टार हो, बट आई डोंट थिंक कि पब्लिक के लिए आप सुपरस्टार हो क्योंकि आप पान मसाले की ऐड कर रहे हो। आई बेग टू डिफर हियर, मतलब मेरा अलग अप्रोच है। आई मीन मेरी डेफिनेशन सुपरस्टार की ये है कि लोग अगर आपको देखने के लिए कहीं पर भी पहुंच जाएं, आई थिंक दैट इज़ व्हाट अ जेन्युइन सुपरस्टार वुड बी, जहाँ पे आपको अपने आप को बेचने की ज़रूरत ना पड़े, जहाँ पर लोग आपको, चाहे आप टीवी पे काम करें, चाहे आप OTT पे काम करें, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी लगेगा कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ। कहने का मतलब है कि when you don't have to sell yourself, that is where superstardom comes in, I guess, और stardom comes in, I guess. आपको लगता है एक्टर होना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है? जैसे यही पान मसाले की अगर मैं बात करूं, कि बैटिंग गेम्स की बात करूं, मेरी ये भी हाल ही में गोविंद नामदेव, बहुत प्यारे एक्टर है, उनसे बात हुई थी। उन्होंने एक बहुत अच्छा किस्सा सुनाया, वाकया बताया कि कैसे उन्होंने इन सब, एक उन्होंने एंडोर्समेंट किया था, फिर छोड़ दिया। जितने उन्होंने नाम लेके बाकायदा, शाहरुख से लेके, अजय से लेके, ऋतिक रोशन से लेके, सबको बाकायदा खरी खोटी सुनाई कि मैं पसंद करता हूँ बट ये हरकतें बहुत गलत है। आपको लगता है एक्टर होने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, या हर चीज़ दर्शकों के सामने जा रहे हैं, और क्योंकि आप बहुत सारे लोगों के आइडल भी हो तो शायद उसको देखते हुए वो लोग फॉलो करने लगते हैं? आई एग्री विद यू। एक्टर होना एक जिम्मेदारी भी है, खासकर एक पॉपुलर एक्टर होना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप रोल मॉडल बन जाते हो। मैंने फॉर एग्जांपल, मैं जब टीवी में एक शो किया था, मैंने एक लेफ्ट राइट लेफ्ट करके एक शो किया था मैंने, वन ऑफ माय फेवरेट स्टिल। या आई मीन लॉट ऑफ पीपल, एंड आई डिडंट नो कि हम क्या कर रहे हैं उस टाइम। हम तो अपना काम कर रहे थे एंड वी वर एंजॉयिंग व्हाइल डूइंग इट। वो करते करते जब एक बात समझ में आने लगी कि कैप्टन राजवीर सिंह शेखावत उन लड़कों का ही मेंटोर नहीं है, वो एक्चुअल में देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो उसको मेंटोर समझने लगे, बिकॉज वो उसमें कितने सारे सीन्स ऐसे थे जहाँ पर वो नैना को कुछ बता रहा है, बट देयर वर सो मेनी पीपल जिन्हें लाइफ की एडवाइस मिलती थी। एंड सडनली मुझे लगा कि मैं ट्रैवल करता था कि मैंने कहा मैं कोई मेंटोर नहीं हूँ, मैं राजवीर सिंह शेखावत भी नहीं हूँ, बट यू रियलाइज दैट कि आप ना चाहते हुए भी कई लोगों के आइडल आपका किरदार, सॉरी नॉट यू, बट आप बन जाते हैं, आप बन जाते हैं लोगों का। तो पीपल लुक अप टू यू, यंगस्टर्स वांट टू ड्रेस अप लाइक यू। यंगस्टर्स जो यंगर जनरेशन है वो आपका हेयर स्टाइल कॉपी करना चाहते हैं, वो आपके से कपड़े पहनना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप किसी जनरेशन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई जानते हो कि आप किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हो तो माइट एज वेल इन्फ्लुएंस देम इन अ पॉजिटिव मैनर, बिकॉज आप खड़े कर रहे हैं किसी को। तो आई थिंक जिम्मेदारी आ जाती है। और मैंने जैसा कहा कि आप कितना भी उसे कमर्शियल कह लें, आप ये कह लें कि ये कमर्शियल इंडस्ट्री है और बाय द एंड ऑफ इट मैं उसको भी जस्टिफाई कर सकता हूँ, यार मैं एक्टर हूँ, मैं एक ब्रांड हूँ, मैं बेच रहा हूँ, मैं कोई चैरिटी का काम नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं कुछ कर रहा हूँ, वो जस्टिफाइड है। बट अगर आप अपने मोहल्ले में भी होते हैं और अगर आप कुल 4 जने आपको इफ दे लुक अप टू यू, तो आप के ऊपर वो जिम्मेदारी आ जाती है। तो आई थिंक एक्टर होना देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा कितनी बार हुआ है जब कोई कैरेक्टर आपकी रियल पर्सनैलिटी पे हावी हुआ? फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट राइट लेफ्ट का आपने जिक्र किया कि राजवीर को लोग आइडलाइज करने लगे, वो जो बातें कर रहे हैं उसे रियल लाइफ में कनेक्ट कर रहे हैं, या कट टू शो टाइम में अरमान कि ये तो भाई ऐसा ही होगा, ये हकीकत नहीं ऐसा होगा। कभी ऐसा हुआ कि कैरेक्टर भारी पड़ रहा हो आपकी रियल पर्सनैलिटी पे? थैंकफुली शो टाइम तो तब आया जब ऑलरेडी मेरे बारे में जो लोग मुझे जानते हैं या जो मुझे पसंद करते हैं या मेरे काम को पसंद करते हैं, उनके मन में एक धारणा मेरे बारे में बन चुकी है। तो अब मैं चाहे कितना भी नेगेटिव कर लूँ, पॉजिटिव कर लूँ, आई डोंट थिंक दैट इज़ गोइंग टू ब्रेक। मे बी फॉर अ न्यूअर जनरेशन जो देखना शुरू करेगी, मे बी उनके दिमाग में एक इमेज बनेगी, बट अदरवाइज दोज हु नो मी फॉर 15 ईयर्स, आई डोंट थिंक कि उनको कोई फ़र्क पड़ेगा। बट येस, जब मैं शुरू कर रहा था तो मेरा पहला किरदार ही इतना लोगों को पसंद आया था। सूजल करके कैरेक्टर प्ले किया था मैंने, कहीं तो होगा, एक सीरीज़ थी, वो इतना ज़्यादा हावी हो गया था कि मुझे वो सीरीज़ छोड़नी पड़ी। मैंने वो सीरीज़ छोड़ी इसीलिए थी क्योंकि मैं घर से बाहर निकलता था, मैं गाड़ी में बैठता था, मैं घर वापस आता था, मुझे हर जगह लोग वेट करते हुए मिलते थे। गाड़ी में बैठने के बाद सिग्नल पे आपने गलती से बाहर देख लिया तो लोग, खासकर लड़कियाँ, तो वो सब होता था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा। तो मुझे वो इतना हावी हो गया मेरे ऊपर, और मैं तब से कहता आ रहा हूँ, लेकिन लोग सोचते थे कि शायद राजीव अब अपने आप को बहुत बड़ा समझ लगा है इसलिए इसने छोड़ दिया सीरीज़। किसी को नहीं मालूम है। आई थिंक एकता को पता है, जीतू जी को पता है और शोभा आंटी को पता है, जो जिनके साथ में मेरी डिस्कशन चल रही थी कि मैं ये छोड़ना चाहता हूँ। उन्हें रियल रीज़न पता है कि मैंने क्यों छोड़ा था, और रियल रीज़न यही था कि मैं हैंडल नहीं कर पा रहा था इतना प्यार, मैं इतनी अफेक्शन हैंडल नहीं कर पा रहा था। मुझे लगता था कि यार इतना प्यार मुझे मिल रहा है, आई नीड टू गिव इट बैक इन टर्म्स ऑफ माई परफॉर्मेंस, कि मुझे
वापस देना है। और अगर मैं कुछ सीन ऐसे कर रहा हूँ जो मुझे लगता था कि ये तो अभी ना खींच रहे हैं, तो मुझे लगता था कि ये गलत है, इतना प्यार मिल रहा है आपको उतना वापस भी देना पड़ेगा। तो वो जब मैं नहीं मैच मुझे लग रहा था कि मैं नहीं दे रहा हूँ अपने काम के ज़रिए, तो मैंने कहा मैं छोड़ दूंगा इसको। आई लेफ्ट इट। पैसे भी डबल मिल रहे थे, बहुत कुछ हो रहा था, बट आई लेफ्ट इट ओनली बिकॉज आई कुडंट हैंडल इट। और फिर ये था कि इससे इससे दूर चले जा और फिर कुछ और बना, क्रिएट समथिंग एल्स। तो तेरे को लगेगा भी कि हाँ वो प्यार जो था वो तू मतलब तू डिजर्विंग है उस प्यार का, अदरवाइज वो तो कैरेक्टर को प्यार मिल रहा है। तो वो बहुत हावी हुआ था मेरे ऊपर। इन पर्सनल लाइफ मैंने एक शो होस्ट किया था, सच का सामना। सच का सामना मेरे ऊपर एज अ कैरेक्टर मेरे ऊपर ही भारी पड़ रहा था, बिकॉज मैं लोगों की ज़िंदगी में घुस के आता था और फिर आने के बाद में वो मुझे बॉदर करती थी। मतलब इस हद तक कि कभी कभी आपके दिमाग से निकल ही नहीं रही है वो स्टोरी, आपको आपके दिमाग से वो कैरेक्टर नहीं निकल रहे हैं, और आप घर आते थे, मैं घर आता था कभी कभी, एंड आई यूज्ड टू, मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कभी मुझे याद है एक बार मैं बिस्तर पे कूदने लगा ऐसी, मैंने कहा बच्चे की तरह से कूद ले तकिए को लेके, दरवाज़ा बंद करके। मैंने कहा आई नीड टू गेट लाइटर, ये शो मुझे अंदर खींच लेता है। तो वो एक कैरेक्टर था जो मुझे खुद को बॉदर करता था, बट अदरवाइज उसके बाद आई थिंक रेस्ट ऑफ देम कुछ टाइम के लिए रहते हैं। सम कैरेक्टर्स आर स्टिल लिविंग इन द माइंड्स ऑफ पीपल, लोगों के जहन में अभी भी वो जिंदा है, पर मैं बहुत डिटैच्ड हूँ। खैर मैं भूल जाऊँगा अरमान कौन था कुछ टाइम के बाद में, मतलब या कॉन्शियसली भुलाने की कोशिश करूँगा। दो चीज़ें, एक तो आपने कहीं तो होगा का जिक्र किया, आपने बोला कि पैसा भी ज़्यादा मिल रहा था बट स्टिल छोड़ा, तो क्या अमाउंट था जो उस वक्त मिल रहा था और क्या ऑफर हुआ था? मैं उस टाइम पे चार्ज करता था 21,000 रुपीज़ पर डे या 22,000, जो लास्ट था जहाँ तक मुझे याद है, आई थिंक 37,000 35,000 रुपीज़ पर डे। फिर ऑफर किया, मैं जो भी था, मुझे पता था कि, और साथ में और जनरली जब उस टाइम की बात अलग है यार, वो आपको एक और शो भी देंगे, आप एक और शो भी ले लो। अच्छा। मतलब बेसिकली मैं एक सवाल पूछता था अपने आप से कि बेसिकली मैं पैसे कमाने की होड़ में लग जाऊँ, और जो मुझे वो रिटर्न करना है या जो मुझे मिल रहा है दैट मीन्स नथिंग टू मी। सो आई सेड नहीं यार, ये तो अगर मैं काबिल हूँ तो घर तो बना ही लूँगा, और जो दूसरा घर जो लोग एडवाइस कर रहे हैं कि एक और घर ले ले, तो वो भी ले ही लूँगा। अगर मुझ में काबिलियत है, सिर्फ इसी के बलबूते पे सब कुछ करना है मेरे को, तो फिर मैं इनसिक्योर हूँ कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगा कुछ और, तो ले ले, इज़ माई थिंकिंग। तो जब तक आप खुद को चैलेंज नहीं करते हो ना, जब तक आप खुद को आग में नहीं डालते हो, तब तक आप निकलोगे भी नहीं। आपने बोला ना वो इतना प्यार आप हैंडल नहीं कर पा रहे थे, रिग्रेट होता है कि यार काश नहीं छोड़ा होता तो शायद आज लाइफ का ट्रैक प्रोफेशनली अलग होता है कहीं? नॉट एट ऑल। इनफैक्ट मैं इतना प्राउड महसूस करता हूँ कि राजी तुझ में वो क्षमता थी कि तू छोड़ सका, क्योंकि जब आप ऐसे फैसले ले रहे होते हो, जब आप एक छोटे शहर से आते हो और बॉम्बे में आके रहने लगते हो, इस भीड़ में आते हो, और सडनली ओवरनाइट आपको एक इतना पॉपुलैरिटी मिल जाती है, वो उससे डिटैच होना मेरे में भी नहीं थी काबिलियत। मैं बोल रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं था कि मेरे में इतनी स्ट्रेंथ है, मेंटल स्ट्रेंथ है, बट आई थिंक वो इतना लेवल का प्यार था, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ, बता नहीं सकता हूँ, बट वो इतने लेवल का था कि मुझे लगा कि यार मैं आई हैव टू लिव अप टू देयर एक्सपेक्टेशंस। उनकी उम्मीदों पर मुझे खरा उतरना है, मुझे इतना मालूम है। ऋण हो रहा था, मतलब वो अभी ये ना, ये चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं समझने के लिए, और अब तो समझ ही नहीं पाएंगे कभी लोग, बट इट वॉज एक्चुअली गेटिंग अ डेट हो रहा था मेरे ऊपर। तो फिर वो, अगर मैंने वो फैसला नहीं लिया होता, क्योंकि आपको उस टाइम पे वेल विशर्स बहुत आते हैं आपके पास में, तो वो जो लोग एडवाइस देते हैं वो ऑलमोस्ट आप टिल्ट कर जाते हो कि चल सही बोल रहा है यार, पागल है। मालूम है उसने, उसके साथ में क्या हुआ था, वो वन शो वंडर रह गया, उसने वो सीरियल किया था, उसके बाद में कहीं दिखा तेरे को, दिखा? टीवी सीरियल है यार, इतना इमोशनल क्या हो रहा है, ये सीरियल है, एक पैसे में जितना बनाता बना रहे, ये बॉम्बे है, तुझे पता नहीं है। हाँ यार, बात तो सही कर रहा है, पैसे भी मिल रहे हैं, 1 साल में मैं एक और घर बना लूँगा, फिर तो जो करना कर लूँगा, बैंक बैलेंस हो जाएगा, एफडी रख दो नहीं बना के। ऑल दीज थॉट्स आर वेरी टेम्पटिंग टू एक्चुअली नॉट गो विथ वॉट द वर्ल्ड वॉज सेइंग, और वो रिस्क अब तो नहीं लगता, मतलब उस टाइम पे था कि हाँ तू एक फ्रंट दिखा तो रहा है दुनिया के सामने, बट अंदर तो तू भी डरा हुआ ही है कि यार क्या होगा, एक तो आप नॉट दुश्मनी, बट आप लोगों को एंटेगनाइज कर रहे हो, लोग बोलेंगे अच्छा ये तो सडनली ही इज थिंकिंग कि ये तो हो गया है, और पहला इंप्रेशन ये होता है कि अच्छा अब इसको फिल्में करनी होंगी, बिकॉज उसको लग रहा है कि ये तो भैया स्टार बन बड़ा गया, हो गया ये तो। अब ये सब चीज़ों से आपको फाइट भी करना है, बिकॉज ये आप पे लेबल लगेंगे, ये आपके ऊपर ना चाहते हुए भी लोग बोलेंगे बहुत एटीट्यूड है, जो हो गया था मेरे साथ में, सब बोलते रहे बहुत एटीट्यूड है, क्यों? इसने एकता के साथ पंगे ले लिए भैया, मतलब ये तो समझता होगा अपने आप को फनने का। नोबडी न्यू कि मैं उतना ही इनसिक्योर हूँ अंदर मन में, सोच रहा हूँ कि मैं ओके ले तो लिया मैंने फैसला, अब क्या करूँगा, और फिर उसके बाद वाला नेक्स्ट शो आपका पिट जाता है,
बट उसमें से जब आप निकल के लेफ्ट राइट लेफ्ट कर लेते हो, तो देन इट जस्ट फील्स, वो विक्ट्री 10 गुना बड़ी है एज कम्पेयर टू आप चिपके रहो किसी एक सेफ चीज़ के साथ में। गिरोगे भी, आप डूबने की कगार पे भी आ सकते हो, बट उसके बाद जब आप तैर के वापस निकलोगे ना, दैट हाई ओनली आई कैन एक्सपीरियंस। अब सुनने में तुम्हें लग रहा होगा हाँ यार एक्चुअली, कि आप अगर ये करने के बाद में, नेक्स्ट शो मैंने किया था टाइम बॉम्ब, जो किसी ने देखा भी नहीं था, मतलब बहुत कम था, और मुझे बहुत उम्मीदें थी कि ये रहा, ये प्रूव कर रहा हूँ मैं अब अपने आप को कि मैंने ये भी किया, मैंने एक्शन भी किया, वो नहीं चला। अब आपको लग रहा है कि अब वापस करना पड़ेगा मुझे, एंड देन यू वर्क ऑन सब टीवी, सबसे छोटा चैनल था उस टाइम पे। और वो मुझे मालूम था कि हेडलाइन बनेगी, आसमान से टपके खजूर पे लड़के पंगा लेके आए थे स्टार प्लस से, और अब सब टीवी का शो कर रहे हैं। पर मेरा ख्याल था कि सब टीवी पे चला के दिखा दे, मतलब चला के दिखा दे क्या, सब टीवी पे अगर ये शो चल गया, इट इज़ बेटर देन एनी शो ऑन स्टार प्लस, बिकॉज आप छोटे उसको भी आपने बड़ा कर दिया। मतलब मैंने नहीं किया, अगेन वो शो ने बड़ा किया, करेक्ट है, शो ने बड़ा किया, पर वो विक्ट्री बड़ी हो गई ना। इतना बड़ा चैनल है जहाँ पे खाली स्क्रीन चलाओगे तभी भी रेटिंग अगर 4 की आ रही है, और सब टीवी पे 4 की आ रही है, जहाँ पे इतना छोटा सा चैनल है, तो दैट विक्ट्री वाज बिगर। एंड एनीवे, आपकी सारी बात सुन के ना मुझे दिलीप कुमार साहब की एक बात याद आ गई, जो शेखर सुमन से उन्होंने कही थी कि आप उस दिन बनते हो जिस दिन आप दिमाग की जगह दिल की सुनते हो। वो सामने आ रहे पैसे आप अगर ठुकरा के कोई फैसला ले रहे हो तो आप बन गए। आई नो ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, कहने में भी बहुत अच्छी लगती हैं, बट ट्रूथ ये है कि उस टाइम पर मेरी सोच ऐसी नहीं थी। मैं ये सोच पैसे इसलिए नहीं इनकार कर रहा था कि मैं था, या मेरे अंदर बहुत फीलिंग्स थी। मेरे अंदर सिर्फ ये था कि मैं यहाँ पे कोई छोटी इनिंग्स खेलने नहीं आया। मैं 2 सीरियल के साथ मेरा इनिंग्स रैप अप नहीं हो जाएगी कि मैंने पैसे बना लिए, चाहे 2 घर हो गए, उसके बाद में मैं कुछ भी कर रहा हूँ। मैं कुछ करने के लिए आया हूँ, और मैं लंबी पारी खेलने के लिए आया हूँ। और फॉर्चुनेटली मेरे ऊपर इतना प्रेशर था लोगों का, मेरे दिमाग में, लोगों की तरफ से नहीं, मेरे दिमाग में था कि मैंने कहा अब यहाँ से होती है जंग शुरू। तो इट वॉज जस्ट ऑल ऑफ दैट हैपेंड देयर ओनली। वो पीछे मुड़ के देखो तो बहुत से लोग सोचते हैं यार क्या कैरेक्टर था तेरा, मतलब इंडिविजुअली क्या कैरेक्टर था, नहीं था, वो बनता गया। आप आर्मी ब्रैट रहे हैं, मतलब आपका जो बैकग्राउंड रहा है आर्मी से रहा है, पापा आर्मी में रहे हैं। शो टाइम में एक डायलॉग है जहाँ पे इमरान बोलते हैं कि नेपोटिज्म के मुखौटे के पीछे हर आउटसाइडर इनसाइडर बनना चाहता है, क्योंकि आप आउटसाइडर रहे हैं इंडस्ट्री की भाषा में, है ना, आउटसाइडर इनसाइडर जो चलता है। आपकी स्टार्टिंग जर्नी कैसी रही? आपने बोला जब आपने कहीं तो होगा मना किया, खबरें छपी कि एकता को ऐसा पंगा ले लिया, ये हो गया वो हो गया, वो सारी चीज़ें कैसी थी? वो आउटसाइडर होने का कुछ फील होता था, या अगर लगता है कि किसी का रिलेटिव या बच्चा होता तो शायद चीज़ें ईजी हो जाती? देखो ख्याल तो आते हैं, हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, और कभी कभी लगता है कि अरे यार उसको कितना अच्छा ब्रेक दिया और कितना अच्छा आपने उसको प्लेटफॉर्म दिया है, उसमें तो टैलेंट भी नहीं है, मैं मुझे अगर मिला होता ना ये मौका, ये बैकिंग मिली होती तो ऐसा होता वैसा होता, मन में ख्याल आते हैं। बट आई थिंक द फन ऑफ बीइंग एन आउटसाइडर एंड टू बिकम एन, आई वुडंट से इनसाइडर, लेकिन टू गेट दोज इनसाइडर स्टैंड अप एंड शेक हैंड्स विद यू, उसकी जो विक्ट्री है ना, वो उसका टेस्ट ही अलग है। सिंपल, मतलब एक ख्याल है, और ये ना रोमांटिक सा ख्याल लगता है, लेकिन जब ये होता है आपके साथ में तो आपको लगता है मैं ना हमेशा आउटसाइडर बना रहूँगा। क्योंकि तूने दिलीप साहब की बात की, तो एक मैं फंक्शन में गया था पार्टी में, स्टार्टिंग में टीवी के दिन तो टाइम की बात बता रहा हूँ। सारा जी आई और बोली तो हमें ना इतने पसंद हो, हम तुम्हें क्या बताएं, और यूसुफ जी तुमसे यूसुफ मिलना चाहेंगे। मैं तो उस टाइम सोच रहा फ़ोन किसको फ़ोन करके बताऊँ कि मेरे साथ में ये हो रहा है। मैं तो वहाँ से मुझे दिख रहा था, वहाँ तक वहाँ बैठे हैं यूसुफ साहब, और मुझे लेके गई। मैंने कहा वो जानते भी होंगे कि मैं कौन हूँ, मैं तो टीवी कर रहा हूँ अभी तो गए, और दिलीप साहब, मैं तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या हो रहा है मुझे तो। और फिर दिलीप साहब मुझे देखे, उन्होंने बोला, तो सारा जी ने बोला कि तुम्हें पता ये वो लड़का है जो तुम्हें बहुत पसंद है, तुम टीवी पे देखते हो जिसे, देखते रहो भाई, हम तुम्हें एक मशवरा देना चाहते हैं। और फिर वो चुप हो गए, कुछ बोले नहीं आगे। उनको सिनेमैटिक पॉज, हाँ सिनेमैटिक पॉज मुझे लगा, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि वो सफरिंग थ्रू कुछ था उनका, तो वो थोड़ी देर के लिए चुप हुए होंगे, और तब कोई इंसान आया और उनका कुछ और बात करने लग गया, और मुझे इतना गुस्सा आया, मेरा मशवरा चाहिए, मुझे क्या देना चाहते हैं वो, तो वो ले गए। और तो वो एक जो फैक्ट जो तुम बात कर रहे थे अभी, कि एक इनसाइडर होना एक अलग चीज़ है, लेकिन एक आउटसाइडर होकर जब आपकी पहली फिल्म आ रही होती है, और जब आप एयरपोर्ट पे अभिषेक से मिलते हो, बच्चन से, जिसकी फिल्म भी उसी टाइम पर रिलीज़ हो रही है, एंड अभिषेक वॉकड अप टू मी एट द एयरपोर्ट,
जहाँ पे अभिषेक के आसपास 15 जने, बिकॉज द्रोणा फिल्म रिलीज हो रही थी उनकी, और वो और गोल्डी दोनों के दोनों साथ में, एंड दे वॉक अप टू मी एंड राजीव कंग्रेचुलेशंस यार, फैंटास्टिक। उनकी सरकारा साथ में रिलीज हुई थी मेरे साथ में, और समथिंग द्रोणा उनकी शायद रिलीज होने वाली थी, तो वो मेरे पास में जब आए एंड देन व्हेन दे वॉक अप, मैंने कहा ठीक है वहाँ चल रहा है प्रेस कॉन, जो भी है प्रेस वाले आसपास हैं, और वो जब मेरे पास में आए देन आई रियलाइज दैट यू नो व्हेन यू गेट दैट लव एंड रिस्पेक्ट एंड अप्रिसिएशन इंडस्ट्री के इनसाइडर से, तो आउटसाइडर का सीना ना ज़रा चौड़ा होता है, दैट इज़ अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर। सर्वाइवल कितना मुश्किल है, मतलब हम एक ऐसी इंडस्ट्री में हैं, आप एक ऐसी इंडस्ट्री में हो जहाँ पे हर फ्राइडे हर रिलीज़ के साथ लोगों का परसेप्शन, आपके लिए थॉट और आसपास की चीज़ें बदल जाती हैं। हर बार खुद को प्रूव करते हुए सर्वाइव करना कितना मुश्किल है। कभी जैसे वही शो टाइम की मैं बात करूं कि एक फेज़ ऐसा भी आता है उसमें जैसे दिखाएगा कि आप बहुत अकेले रह जाते हो, आप ना चाहो तो भी वो सारी चीज़ें आपको खींचती हैं, परेशान करती हैं। उस वक्त खुद को मेंटेन रखना, जारी रखना कि नहीं बॉस, रुकना नहीं है, हारना नहीं है, वो कैसे? आसान नहीं है, यू आर राइट। एक हमारा प्रोफेशन है, एक ऐसा प्रोफेशन है, मैं एक्टर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ना चाहते हुए भी लोग आपको जानते हैं, और आप हर बार जब घर से बाहर निकलते हैं आपको लगता है कि हर कोई आपको देख रहा है और हर एक की आंखों में एक प्रश्न है, ऐसा लगता है, और भले ही ना भी हो, बट बिकॉज आप एक एक्टर हैं, आप इतने आदी हो चुके हैं लोगों की लुक्स के, दैट यू ऑलवेज थिंक कि समबडी, एवरीवन इज लुकिंग एट मी एंड सेइंग कि फिल्म नहीं चली ना पिछले हफ्ते, और आपको लगता है हर कोई बात कर रहा है या कोई बोल रहा है कि क्या यार क्या मस्त आदमी है, तो क्या दिखता है तू, देयर इज़ ऑलवेज दिस फीलिंग। इसलिए शायद हम कभी कभी चश्मे पहन के घूमते हैं, मे बी वी डोंट वांट टू लुक इनटू द आईज ऑफ पीपल, और हम लगता है कि यार ना, मैं पढ़ तो रहा हूँ लेकिन मैं चाहता नहीं कि वो मेरी आंखों में कुछ देखें एट्सेट्रा। सो फेम, पॉपुलैरिटी एक ऐसी चीज़ है जो जो ज़िंदगी, आपकी बहुत चीज़ें भी मिलती हैं आपको, यू नो यू गेट अ लॉट ऑफ लव ऑल्सो, जो नॉर्मल लोगों को नहीं मिलता और आपसे ज़्यादा काबिल लोगों को भी नहीं मिलता है, बट एट द सेम टाइम उसकी कीमत भी है, और वो कीमत जो मैं बता रहा हूँ वो यही है। और उस दौरान जो तुमने सही मतलब जो तुमने बात की कि उस दौरान जब आपका कुछ प्रोजेक्ट नहीं चल रहा और आपको लग रहा है अरे यार ये तो दूसरे आगे निकल रहे हैं या ऐसा कुछ है, तो एक इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग आती है, लेकिन आप में अगर वज़न है तो फिर आप उसमें निकल जाते हैं, जैसे एंड इट नीड्स एन एफर्ट, लाइक मैं जब छुट्टी पे जाता हूँ फॉर एग्जांपल, मैं हमेशा 20-20 25-25 दिन की छुट्टी पे चले जाता हूँ, एंड आई डोंट थिंक अबाउट वर्क। मुझे नहीं लगता कि अभी यार मुझे दिखना चाहिए, जैसे तुमने कहा कि मैं इंटरव्यूज़ कम देता हूँ, मैं वैसे भी बहुत कुछ सब कुछ बहुत कम करता हूँ, उस टाइम पे ये बोलना कि यार यार मुझे भूल जाएंगे लोग, मैं उसका उल्टा ही सोचता हूँ, और मतलब इन अ सेंस कॉन्शियसली अपने आप को बोलता हूँ कि राजीव, एब्सेंस मेक्स हार्ट फॉन्डर, ये भी कहा जाता है, आप जितना दूर रहोगे उतना आपको लोग और चाहेंगे देखना। सो इट इज़ जस्ट अ वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, एंड इनसिक्योरिटी इज़ लाइक नेगेटिव थॉट। एक नेगेटिव थॉट्स के बारे में ऐसे कहा जाता है कि नेगेटिविटी अट्रैक्ट्स नेगेटिविटी। एक बार आप उस जोन में चले जाओ सोचने के कि अगर यार मैं नहीं आया वापस तो क्या होगा, वो काम नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा तो मेरा पैसे खत्म हो जाएंगे, पैसे खत्म हो, देन योर इट्स अ ट्रेल ऑफ थॉट्स एंड यू थिंक पॉजिटिव। तो मैंने के बाद आऊँगा ना, उसके बाद एक ये हो जाएगा, उसके बाद ऐसे, यू नो इट्स अ पॉजिटिविटी अट्रैक्ट्स पॉजिटिविटी, एंड आई ट्राई टू बी पॉजिटिव एज मच एज पॉजिटिव एज पॉसिबल। एंड इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, बट आई डोंट लेट माई सेल्फ एवर गेट इनटू डिप्रेशन उन फेजेज़ में, बिकॉज मैं अगर कुछ नहीं कर रहा हूँ तो मैं दौड़ रहा होता हूँ, मैं अगर वो भी नहीं कर रहा हूँ तो मैं कहीं अपने गार्डनिंग कर रहा होता हूँ, मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने लिए बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि 3 महीने में मैं अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट नहीं ले रहा हूँ, तो मैं डिसाइड करूँगा कि अच्छा, जैसे लास्ट ईयर मैं डिसाइड किया था कि चल लद्दाख मैराथन दौड़नी है और इतने घंटे में ख़त्म करनी है मुझे, एंड देन स्टार्ट ट्रेनिंग फॉर दैट, फॉरगेटिंग योर वर्ल्ड। आप सडनली 3 महीने के लिए रनर बन गए हो, आप सुबह उठ के रन करने जा रहे हो, फिर आप आइस बात ले रहे हो, तो यू हैव टू कीप योर माइंड कॉन्स्टेंटली ऑक्यूपाइड। बट एट द सेम टाइम ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब आप थोड़े से स्थिर हैं, फाइनेंशियली भी स्थिर हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं। मे बी एक यंगर जो आया है इंडस्ट्री के अंदर, मे बी वो सब अफोर्ड नहीं कर पाएगा, उसको इनसिक्योरिटीज़ अलग होंगी, बट मेरे उस टाइम पर भी इनसिक्योरिटीज़ नहीं थी। बैक इन द डे आई रिमेंबर, मैंने 2-2 साल काम नहीं किया, 1 साल काम नहीं किया, बट देयर वाज ऑलवेज दिस ड्रीम कि मैं कर जाऊंगा। आई डोंट नो व्हाट हाउ आई सेल्ड थ्रू, बट आई सेल्ड थ्रू। प्रोजेक्ट के हिट या फ्लॉप होने से आगे के कामों पे कितना असर पड़ता है? पड़ता है, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। लोगों की अप्रोच में फ़र्क पड़ता है, आपकी अपनी लेट्स से ब्रांडिंग में फ़र्क पड़ता है, बिकॉज अब मैं इस स्टेज की बात कर सकता हूँ कि आपने इतना काम किया हुआ है कि लोग अब आपकी काबिलियत को जानते हैं।
सो दे विल नॉट से, और मैं उस रेस में नहीं हूँ जहाँ पर मुझे 5 कमर्शियल फिल्मों में मुझे इतनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ला के देना ही देना है। जो एक आपने अपने लिए एक जगह बनाई है, वो जगह नहीं हिल सकती, भीड़ भर सकती है, लेकिन वो जगह नहीं हिल सकती। तो उस भीड़ में भले ही हो सकता है कि कुछ लोगों को मैं नज़र नहीं आऊँ, लेकिन वो जगह बनाई है, क्योंकि वो मेहनत से बनाई है और ईमानदारी से बनाई है, तो वो जगह नहीं कभी जाएगी, भीड़ भर सकती। कभी ऐसा हुआ है कि रातों रात किसी प्रोजेक्ट से बाहर हो गए हो, बात चल रही है, फिर हुआ कि अरे नहीं यार, और आपको कहीं और से पता लग रहा है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा हूँ और मुझे उस प्रोजेक्ट में नहीं लिया गया। रातों रात इतना ज़रूर हुआ है कि जो प्रोजेक्ट मैं कल तक करने वाला था, वो प्रोजेक्ट ही नहीं हो रहा। रातों रात, जिस पे आपने कम से कम 6 महीने या 8 महीने आपने इन्वेस्ट किए हों, आपने टाइम इन्वेस्ट किया हो, आपने अपनी और कोई प्रोजेक्ट भी नहीं लिया हो, और रातों रात आपको मालूम पड़ता है कि प्रोजेक्ट नहीं हो रहा, जिसके ऊपर आपने बहुत कैलकुलेशन होती है एज एन एक्टर कि मैं इस साल में ये फिल्म कर रहा हूँ, ये फिल्म ना इसमें बहुत काबिलियत है, बिकॉज बहुत से नाम जुड़े हुए हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट इन मेकिंग कि और वो लोग जुड़े हुए हैं, और आपने इस फिल्म को मालूम है कि ये स्क्रिप्ट बहुत कमाल की है, बना बहुत अच्छे हैं, DOP बहुत अच्छे, मालूम है ये शॉर्ट अच्छी फिल्म बनेगी, और आपने कुछ भी साइन नहीं किया। आप इनफैक्ट आप कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए हो कि आप 1 साल तक आप कुछ नहीं करेंगे इस फिल्म के अलावा, और जब आप वेट कर रहे हैं कि हो गया 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, अब मालूम पड़ा एक दिन फ़ोन आता है कि फिल्म नहीं हो रही, तो देन यू हैव टू मूव ऑन। आपने साइन किया था कॉन्ट्रैक्ट, किसी ने ज़बरदस्ती थोड़ी ना करवाया था आपसे। जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो उसका नाम बता सकते हो, क्योंकि वो नहीं बना या जो भी? हाँ, संजय लीला बंसाली की फिल्म थी चेनाब गांधी, जिसके लिए जो मैं, बच्चन साहब और विद्या बालन, हम लोग ये फिल्म करने वाले थे, और हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, और वो बहुत ही कमाल की स्क्रिप्ट थी। विभू पुरी डायरेक्ट कर रहे थे, संजय लीला बंसाली उसे प्रोड्यूस कर रहे थे, और 8 महीने 9 महीने तक मैं इंतज़ार करता रहा, एंड सडनली वन फाइन डे, जैसा कि मैंने कहा था, बता रहा था मैं कि आपको पता है ये फिल्म बहुत अच्छी चलेगी, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, दिस इज एंड सो यू, आपका भी लालच है, आपने साइन किया जिसमें लिखा है कि 1 साल तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इट, ठीक है, वर्थ इट, पर वो जब नहीं होता देन यू हैव टू मूव ऑन। पैसा अटकता है इन सब चीज़ों की वजह से कि आपने कुछ भी नहीं किया, जैसे इस प्रोजेक्ट के लिए फॉर एग्जांपल अगर आपको बात की होगी, आपको एक्स अमाउंट मिलेगा, नहीं दिया, मैंने, वो और तकलीफ थी कि आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, लेकिन साइनिंग अमाउंट नहीं आई आपके पास, बट देन यू से कि यार मैं फिल्म कर रहा हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है साइनिंग अमाउंट से, और आपके पास इतना चलो सेविंग है कि आपने 8-9 महीने निकाल लिए अपने, और जब नहीं होता है तब आपको रियलाइज़ होता है अच्छा अब क्या, तो देन यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स। थैंकफुली मैं तभी भी इतना नहीं हिला, मैंने कहा ठीक है ना, विल सी अब क्या होगा। बहुत सारे एक्टर सेलिब्रिटीज़ का कुछ ना कुछ साइड बिजनेस भी रहता है, आपका कुछ है? मेरा साइड बिजनेस है अपने आप को खुश रखना, ट्रैवल करना, उसमें खर्चा ज़्यादा होता है, मेरा पैसा इनकम नहीं आती मेरी कहीं से, सिर्फ एक्सपेंसेस हैं, बट दैट्स माई साइड बिजनेस टू कीप माई सेल्फ हैप्पी, दैट्स माई बिजनेस। तो मेरे खर्चे ऐसे नहीं है कि मुझे 4 गाड़ियाँ चाहिए, या मुझे 2 बंदे चाहिए साथ में हमेशा, या मुझे मेरी PR मशीनरी को इतना पैसा महीने का जाएगा, मुझे इतने चाहिए। मेरे खर्चे बहुत लिमिटेड हैं। मैं मटके का पानी पीता हूँ घर में, और हमेशा से पीता था। मुझे खाने पीने का शौक़ नहीं है, तो मैं ऑर्गेनिक अपने घर में सब्जियाँ उगती हैं वही खाता हूँ। तो मेरे खर्चे उस मामले में बहुत ज़्यादा है नहीं। मुझे ब्रांड से कोई शौक़ नहीं है, ना ही मैं सोचता हूँ कि मैं जा रहा हूँ तो मुझे ये पहनना पड़ेगा। मैं रिपीट भी करता हूँ अपने कपड़े। अरे यार, हम सब कपड़े रिपीट करेंगे, एक्टर ने तो उसका थोड़ी ना मतलब है कि आप हर बार। मैं स्पॉन्सर्ड कपड़े भी नहीं पहनता हूँ कि मेरी स्टाइलिस्ट लेके आएगी कि जिसमें डालना पड़ेगा मुझे अपना @ डाल दिया, बता दिया कि आई एम वेयरिंग दिस। करेक्ट, नहीं डालता मैं, क्योंकि मुझे नहीं देना किसी को क्रेडिट। तो इसलिए मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती है दैट कि साइड बिजनेस शुरू करूँ। अनुराग कश्यप के साथ मैं अभी बैठा था कुछ दिन पहले, बात हुई, उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई कि इंडस्ट्री में एक्टर्स पे ना पैसा लुटाया जा रहा है, बेफिजूल के खर्चे, बेफिजूल की बातें। उन एक्टर्स में मैं नहीं हूँ बाय द वे। हाँ उन्होंने नाम भी लिया था, उन्होंने सीधे नाम लेके बात करी थी। आपने आसपास कभी ऐसा देखा है कि यार ये टेंट्रम्स ही तो हैं, आप काम पे फोकस नहीं कर रहे हो? एब्सोल्युटली, आई एग्री विद यू, आई एग्री विद अनुराग, बट ये सवाल अभी चूंकि इन दोनों चर्चा में है, इसीलिए मैं जिस दिन मैंने किसी का पढ़ा, स्टेटमेंट पढ़ी मैंने, आई थिंक करण ने कहा या किसी और ने भी कुछ बातें की, एक्टर्स अभी ऐसे हो गए, और मैंने कहा कि इनको बनाया भी तो आप ही ने ना। करेक्ट। अब जब तक आपके साथ चल रहा था मामला तब तक ठीक था, जब आपकी नैया भारी पड़ा तब आपने बाहर आके कंप्लेन करना शुरू कर दिया। क्यों दिया आपने? क्यों साइन किए थे पहले इनको कि चल हम देते ना 30 करोड़ रुपए, तो 4 फिल्म की डील साइन कर ले। आपने साइन किया, आपने सैटेलाइट पे आके बेच दी फिल्म, आपने OTT पे आके फिल्म बेच दी, आपके पैसे रिकवर हो गए। आपने कहा ठीक है ना, आप दे दिया तो इतना तो हम भी बना रहे हैं। अब जब OTT वाले आपको पैसे नहीं दे रहे हैं, या जब सैटेलाइट पे इतना पैसा नहीं मिल रहा है, तो सडनली कॉस्ट सब आपको ज़्यादा लगने लगी। बट
हु मेड दिस मॉन्स्टर्स दैट दे आर कॉलिंग आउट मॉन्स्टर्स? ऐसा तो नहीं था ना कि कोई भी एक्टर आके सडनली पहली बार ही बोलेगा मुझे 4 वैनिटी वैन चाहिए। कहीं तो उसने बोला होगा सर 2 चलेंगी, अच्छा 2 दे दो, एक में मुझे ना पैंट्री भी रखनी है, मेरा किचन वहाँ पे चलेगा, कितना खर्चा आ रहा है, अच्छा 10,000 रुपये पर डे का दे देना, क्या फ़र्क पड़ता है, चलता रहा। अब आप सडनली आपको 3 वैन खटक रही हैं, तो फिर मैं क्या कहूँ। आपने भी स्टार्टिंग में बातचीत में बोला था कि आप अपने आप को स्क्रीन पे नहीं देखना पसंद करते हो बहुत ज़्यादा, रिव्यूज़ पढ़ते हो या वो भी नहीं? पहले पढ़ता था, अब अनफॉर्चुनेटली पढ़ ही लेते हैं आप, क्योंकि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई, क्योंकि जब आपके अच्छे रिव्यूज़ आ रहे होते हैं या आप खरीदे हुए रिव्यूज़ होते हैं, जब अच्छे होते हैं तो आपको कोई ना कोई भेज ही देता है कि यार इसको ना पोस्ट करना है। अच्छा आपने देखा 4 स्टार किस बात के दिए हैं, अच्छा देख लो आप। अच्छा हकीकत है ना, तो फिर आप पढ़ ही लेते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं पढ़ता, बट तवज्जो बिल्कुल भी नहीं देता। मैं कोशिश ये करता हूँ, एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, कि मैं पढ़ूँ ही नहीं। मैं ना तो ट्विटर पे जाऊँ, ना मैं इंस्टाग्राम पे जाऊँ, अच्छे रिएक्शंस भी नहीं पढ़ूँ, मैं बुरे भी ना पढ़ूँ, दोनों ही नहीं पढ़ो, क्योंकि दोनों ही आपको गुमराह करते हैं। बिकॉज और इन टुडेज डे एंड एज आपको नहीं पता कि वो अच्छे वाले जेन्युइन हैं और या वो बुरे वाले जेन्युइन हैं। तो इग्नोरेंस इज़ ब्लिस। आपने अच्छा काम किया एंड इफ़ यू कैन जज इट कि मेरा ये चीज़ अच्छी है, तो आप बोलोगे कि अब ठीक है, अब ये अच्छी ही होगी, अब उसमें तुम कितना भी बात कर लो नहीं कर लो। बिकॉज देर आर समटाइम्स इतना अजीब लगता है, फॉर एग्जाम्पल जिनको आप पैसा नहीं दे रहे हैं वो आपका नाम भी मेंशन नहीं करते हैं। आप बोलते हैं कभी कास्टिंग में नाम नहीं डाला तुमने मेरा, मैं हूँ तो नहीं पता मैं हूँ इसके अंदर, और दुनिया बोल रही है कि यार अच्छा परफॉर्म किया, तुम्हें नाम ही डाला बिकॉज आपको पैसे नहीं दिए। सो इट्स अब ऐसे सिनारियों में ऑब्वियसली आप बिलीव करना बंद कर देंगे, तो आप नहीं पढ़ेंगे, फिर वो अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, बिकॉज आपको मालूम है, एटलीस्ट हमें तो पता है ना कि क्या हो रहा है आस पास। आपके पास कभी कोई एजेंट आया कि इतने लाख या इतने दे दो, रिव्यूज़ 4 स्टार 5 स्टार दे देंगे? एक बहुत बड़ा पब्लिकेशन, आज नहीं, आज से 10 साल पहले, आई थिंक आमिर के बाद की बात है, जब मुझे सब चाहते थे कि मैं उनके उस पर आ जाऊँ। मीडिया नेट होता है जिसमें आप खरीद लेते हैं अखबारों में वो जगह, फिर आपको हर कवरेज मिलेगा फ्रंट पेज पे आप इतने का पैकेज कर लेते हैं कि अच्छा ठीक है मैं हर फ्रंट पेज पे आऊँगा। तो मैं वो नहीं आ रहा था उनके मीडिया नेट के, उनका सिलेब नेट भी होता है जिसमें आप उनके पास आ गए, अब आपको वो बोलते हैं कि हम आपके फ्रंट पेज पे 3 स्टोरी छापेंगे, इसकी जगह पे आप हमारे इस फैशन शो पे आएंगे और आप ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, तो बार्टर सिस्टम होता है। मैंने इनकार कर दिया था। फिर उन्होंने बोला कि राजीव सोचो ना यार, हमारा पेपर अगर तुम्हारा फिल्म का रिव्यू ही नहीं करेगा तो इट डजंट लुक गुड ऑन द फिल्म। एंड आई सेड, मैंने कहा बेसिकली इट्स लाइक अ आर्म ट्विस्टिंग, तुम धमकी दे रहे हो मुझे बेसिकली। मैं कहा यार नहीं करना मुझे, तो तुम नहीं रिव्यू करोगे तो मत करना, फिर मैं क्या, मैं बहुत अर्ली बात, आमिर के तुरंत बाद की बात कर रहा हूँ। बट थैंकफुली देवर सम पीपल हु ऑल्सो अंडरस्टैंड, यार तू कमाल अजीब ही है तू। मैंने कहा मैं तो अजीब का मामला नहीं, मैंने कहा लेकिन ये तो धमकी हुई ना, और धमकी दे के करना, तो फिर मैं इन अ सेंस देन आई बिलीव इन डेस्टिनी कि अगर मुझ में काबिलियत है तो तुम नहीं रोक सकते मेरे को। आपने फैशन इवेंट का जिक्र किया, अवार्ड्स बिकाऊ होते हैं क्या? ऑफ कोर्स बिकाऊ होते हैं यार, मैं सोचता हूँ कभी कभी, तो बहुत पहले सबको पता है आप तो, क्योंकि जब आप अवार्ड फंक्शन पे आपको बोलते हैं कि सर आप आ रहे हो, आपको हम दे रहे हैं द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर या बेस्ट एक्टर, पता नहीं, कभी कभी तो नए नए कैटेगरीज बना के देते हैं आपको, क्योंकि बहुत लोगों को खुश करना है ना। तो जब बुलाते हैं तो मैं सोचता हूँ मैं कि नहीं मैं नहीं आ रहा, मैं हूँ नहीं शहर में, अब वही अवार्ड किसी और को दे रहे हैं अब आप, तो मैं सोचता हूँ ये कैसे होता है। अगर टैलेंट शिफ्ट हो गया क्या? हाँ, बेस्ट आपने कहा कि राजीव आपके इस शो के लिए वी वांट टू गिव यू द बेस्ट एक्टर अवार्ड, तो मैं नहीं गया, तो आप अनाउंस करो और दे दो। राजीव नहीं था, राजीव की जगह पे कोई और आके ले गया, बट राजीव नहीं है तो आपको नॉमिनेट ही नहीं किया आपने, और आपने अब किसी और को दे दिया, तो इट जस्ट डजंट सिट वेल ऑन इन माय हेड कि ये क्या हो रहा है ये। और जब मैं पहली बार मैंने आमिर की थी, मैं नॉमिनेट हुआ था, नॉमिनेट हुआ बेस्ट एक्टर कैटेगरी में, मुझे एक दिन पहले उनका फ़ोन आया, आई होप यू आर कमिंग फॉर द अवार्ड राजीव। मुझे तो बताया नहीं किसी ने, तो ये नॉमिनेट फॉर द बेस्ट एक्टर। और मैंने कहा मुझे पता चल गया सर मुझे अवार्ड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, एक दिन पहले आप अगर मुझे बता रहे हैं कि कल अवार्ड फंक्शन है, आई होप यू कमिंग, ना आई एम नॉट कमिंग। मैं गया ही नहीं अवार्ड में, तो नॉमिनेट भी गया तभी भी नहीं गया, तो यार इट्स डिफरेंट। रूमर्स वगैरह से फ़र्क पड़ता है या वो भी नहीं पड़ते हो? पहले पड़ता था स्टार्टिंग में, क्योंकि आप उस टाइम पे मे बी आप सिंगल भी होते हो, आप डेट भी कर रहे हो, तो किसी को लगता है कि यार कोई इसके बारे में कोई रूमर आया तो नहीं आई एम नॉट डेटिंग, रॉन्ग, इज फॉल्स, व्हाटएवर इट इज। बट आई थिंक उसके बाद में फ़र्क नहीं पड़ता। और उस टाइम पे भी मुझे रूमर्स क्या थे उस टाइम पे, वो जो मैंने कहा कि पीपल वर थिंकिंग कि बहुत एरोगेंट हो गया है, फिल्म में करना चाहता है, मैं कहा कभी बोलता मैं क्या करूँ। फिर कभी कभी लगता है कि ये बातें भी उसी के बारे में होती हैं जो बात करने लायक हो, मतलब अदरवाइज़ तो करोगे नहीं तुम बात, तो
करो, रूमर्स फैलाओ, बात करो, जो मर्जी बोलना है बोलो, फर्क नहीं पड़ता। मैं थोड़ा सा ना आपके साथ फ्लैशबैक में जाना चाहूँगा। बचपन कैंट में बीता है ना, पापा आर्मी में थे, कैसा था बचपन? मोस्ट इंटरेस्टिंग आई थिंक कैंटोनमेंट वालों का जो बचपन होता है ना, वो बहुत ही अलग होता है। तू भी आर्मी बैकग्राउंड से है ना? करेक्ट। तो वो आर्मी का एक लाइफ ही अलग है, वो दुनिया ही अलग है। तो वो इनफैक्ट अब मैं जब सिविलियंस को देखता हूँ, हम सिविलियंस कहते थे बाकियों को, agree. तो जब बाकी जब बाहर वालों को जब आप देखते हो, मिलते हो, बच्चों को देखते हो, कहते हो यार इन्होंने कुछ किया ही नहीं है लाइफ में, इन्हें कभी कोई फैसिलिटीज़ ही नहीं मिली, इन्हें देखा भी नहीं है कि आप स्केटिंग भी कर सकते हो, आप स्विमिंग भी कर सकते हो, आप हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो, मतलब इतनी सारी फैसिलिटीज़ जो मिल जाती हैं आपको, प्लस आपका ग्रुप अलग होते हैं, दोस्ती अलग होती है। आई थिंक बहुत आपकी पर्सनैलिटी को शेप अप करता है आर्मी कैंटोनमेंट। जब आप आर्मी के मतलब आर्मी ऑफिसर है, आर्मी के पर्सनल के बच्चे जब आप हो, इट इज़ वेरी डिफरेंट, वेरी वेरी डिफरेंट। एंड मेरी पर्सनैलिटी में आई थिंक बहुत शेप अप किया है। डिसिप्लिन एक कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली अगर आया है तो वो आर्मी से ही आया है। मैं इस चीज़ में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे कि बहुत कम ऐसे सेलिब्रिटीज़ होते हैं जो ऑन टाइम पहुँचते हैं, बट राजीव इज़ वन ऑफ देम जो टाइम से पहले पहुँचते हैं। तो ये इंटरव्यू के भी आप 10 मिनट पहले यहाँ आते हैं, दैट मीन्स अ बिग थिंग। या वो सबकॉन्शियसली है, वो मैं सेट पे भी पढ़ लूँगा, सबको पता है। अगर मैं किसी के घर पार्टी में भी जा रहा हूँ और अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ ट्रैफिक में फंस गया 10 मिनट लेट हूँ, राजीव तू 10 मिनट लेट है, मतलब इन अ सेंस कि मैंने अपनी टाइम सेट कर रखा है, राजीव घंटी बजेगी मतलब 12:30 बज रहे हैं, बट दैट इज ऑल्सो बिकॉज आई वैल्यू माई टाइम ऑल्सो, कि मैं 12:30 बजे आ रहा हूँ, मैं 2-2:30 बजे निकल जाऊँगा, मेरा भी टाइम उतना वैल्यू है। नहीं तो मैं अगर लेट आया तो मुझे उतना लेट देना पड़ेगा। सेट पे इट इज़ अ मैंडेट कि अगर मैं आधा घंटा लेट पहुँचा तो मैं आधा घंटा एक्स्ट्रा दे के जाऊँगा। सो बिकॉज दिस इज़ रॉन्ग, तुम मुझे प्रोफेशनली इतने घंटे के लिए साइन कर रहे हो तो मैं उतना दूंगा। एंड टाइमिंग आई थिंक इज अगेन नुकसान होता है कि आप तो टाइम पे पहुंच गए, फॉर एग्जांपल 12 का रोल टाइम है, 11-2 जो भी, आप डॉट टाइम पे पहुंच गए, बट बाकी को एक्टर्स लेट हैं। बहुत बार ऐसा होता है, नुकसान होता है, लेकिन देन आई मेक इट अ पॉइंट टू टेल देम लिसन, मैं आऊँ, अब तुम अगर बाकियों को हैंडल नहीं कर सकते तुम्हारी प्रॉब्लम है, मैं 9 बजे निकल जाऊँगा। और वो कई बार होता है, फिर आप जब एक अच्छे सीन में घुसे हुए हो, फिर वो बोलते हैं, फिर बहुत गुस्सा आता है आपको, फिर कभी कभी लड़ाइयाँ होती हैं सेट के ऊपर कि यार ये राजीव प्लीज़ यार, क्या यार आधा घंटा और, कहा मैं 9 बजे आया था ना, जो हम साइन करते हैं अग्रीमेंट तो उस पर लिखा होता है, मैं नहीं आऊँ टाइम पे तो तुम्हारा पूरा हक है, तुम मुझे बोलो कि राजीव 1 घंटा एक्स्ट्रा दे दो। तो होता है, बट देन समबडी हैज़ टू ब्रिंग इन डिसिप्लिन। सभी के सब अगर ऐसे फैलने लग जाएं तो फिर कभी सेट तो पे काम होगा ही नहीं। वापस बचपन में ही जाऊँगा, कैसे और कब बताया कि एक्टर बनना है? बचपन में मालूम पड़ गया था मुझे। और घर पे कैसे बताया? हाँ नहीं, बट अजीब होता है ना, जब आप कुछ कर जाते हैं तो हर चीज़ बड़ी आइकॉनिक लगती है आपकी, जो आपने की है बचपन में। और मुझ जैसे ऐसे और भी होंगे जिन्होंने ऐसे ही सपने देखे होंगे, वो नहीं कर पाए, तो उनकी स्टोरी आइकॉनिक नहीं बनी, मेरी बन गई कि अरे आज ने बचपन से सोचा था इसने। मैंने बचपन से ख्वाब देखा था, मुझे याद है मैं इतनी गंदी परफॉर्मेंस करके आया था स्टेज पे, 3rd या 4th में था मैं, इतना गंदा कि मुझे एम्बेरसमेंट हुई थी उस टाइम पे। और क्या था, क्या शो था, क्या था? लड़की, मुझे आज भी वो पिक्चर भी मेरे पास में है, मैं लड़के लड़कियां डांस कर रहे थे, मैं लड़की बना था उसमें। ठीक। और एक कोई आई थिंक मैक्सिकन डांस था, पता नहीं क्या था, स्किट एंड डांस कुछ था। तो मैं कुछ भूल गया, स्टेप्स भी गंदे किए मैंने, वापस आया तो बहुत एम्बेरस था। और कहीं ना कहीं अपने आप को बड़े ही फिल्मी तरीके से मैंने उस टाइम बोला, मैं ना एक्टर बनूंगा, किसी दिन रीडिंग करूँगा, यहीं ताली बजाऊँगा, ऐसा ही एक ख्याल गया 3rd 4th में। फिर हम 7th 8th में कहीं पापा की पोस्टिंग थी, जलंधर में थी, जलंधर में पोस्टिंग थी, तो जलंधर में पंजाब दूरदर्शन का ऑफिस था, तो वहाँ पे ऑडिशन देने के लिए चल रहा था, ऐड आई, बच्चों का सीरीज़ थी, सैनिक स्कूल कपूरथला में शूटिंग थी उसकी, उस सीरीज़ का नाम था नंदू का चिराग। वो नंदू का ऑडिशन के लिए मैं गया, तो नंदू के ऑडिशन में एक पॉपुलर एक्टर हैं, वो ले रहे थे, आज भी पॉपुलर ही हैं, मतलब पंजाबी वर्ल्ड में। मैं गया, ऑडिशन दिया, नंदू के लिए सिलेक्ट भी हो गया मैं। अब वो 35 डेज़ का शूट था सैनिक स्कूल में, तो पापा ने अलाउ नहीं किया कि स्कूल छोड़ कर नहीं जाना भैया, 35 दिन तब और हो जाएगा। स्क्रिप्ट फाड़ी, मुझे याद है वो नंदू के चिराग की स्क्रिप्ट ऐसे फाड़ी मैंने, अगर वो कैमरा लगा होता तो क्लोजअप में ऐसा होता कि ऐसे फटते हुए दिख रहा है अपने कमरे में कि एक दिन मैं प्रूव करूँगा। फिर जब आप 10th 11th में आए तब आपके वो सारे ख्वाब भूल गए आप, फिर आप कॉम्पिटिटिव दुनिया में आ गए, आपको पता है कोई लेना देना नहीं इंडस्ट्री से, तो कहाँ जाएगा यार। कॉलेज तक आप स्टेज पे क्योंकि करते रहे चीज़ें, तो आप में कायम थी। कॉलेज के फाइनल ईयर पे IIM MBA जब सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना शुरू कर दिया आपने, दैट नाउ दिस इज़ द टाइम। CDS आर्मी का, अगर IMA का मेरा एक्सेप्ट हो गया होता फॉर्म, मेरा कट ऑफ डेट थी उसकी एक, तो UPSC के ऑफिस में गया था मैं दिल्ली में, क्योंकि 15 कट ऑफ थी, मैं शायद मेरा वो फॉर्म 15 को पहुंचा था, वो कट ऑफ टाइम के बाद में।
और मुझे मालूम नहीं था कि मैं करूँगा क्या लाइफ में, और घर में रहना नहीं था। आपको मालूम है घर में रोज़ ताने मिलते हैं कि ग्रेजुएट हो गए हो, तुमने ये कोर्स में पैसे बर्बाद कर दिए, वो कोर्स में बर्बाद कर दिए। आर्मी वॉज द ईजीएस्ट ऑप्शन कि निकल हमें जाओ। क्योंकि पता ही वो होता हाँ, है कि सिर्फ ठीक है हमें भी यही करना हाँ, है। ये करना, और आपको मालूम है घर से निकल जाओगे, आईएमए में चले जाओगे, सब कुछ है। हाँ। वो फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ तो नेक्स्ट एग्जाम 6 महीने बाद होता है, 2 बार हम्म। होता है आईएमए का एग्जाम। मैंने कहा क्या करूँ, तब एक बार वापस रिवाइव किया। मैंने कहा लेट्स मेक वन एफर्ट, नहीं तो रोज़ सुबह उठेगा और तू बोलेगा मैं होता ना वहाँ कर पे। लिया होता तो नहीं शायद। नहीं, मैं अगर होता वहाँ पे तो उसको खा गया होता। हाँ। मैं गया नहीं था वहाँ पे। आप हर बार वो खाली पुलाव बनाओगे या सोचते रहोगे कि मैंने ये किया होता। मैं कहा एक बार एफर्ट करके फेल ही हो जाना, एटलीस्ट तेरे को तसल्ली हो जाएगी कि तू एक्टर नहीं बन सकता था, तो तू नहीं बना। मैं बन सकता था लेकिन मैं नहीं ट्राई किया, वो आपको ज़िंदगी भर परेशान करेगा। वो एक एफर्ट जब मैंने डाला। पहला शो कैसे मिला? दिल्ली में ऑडिशन दिया था मैंने। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी पहला शो मिलने की। मैं दिल्ली में था और दिल्ली में ARSD कॉलेज है, क्या आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज। पेपर में ऐड आई थी कि बालाजी ऑडिशन कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि यार ये ऑडिशन कर रहे हैं ना, ये सब नकली होते हैं, ये पहले से डिसाइड कर लेते होंगे और उसके बाद दिल्ली में ऑडिशन कर रहे हैं। और दिल्ली में मैं गया तो सारा पूरा दिल्ली उमड़ा हुआ था। वो एक ऑटो रिक्शा वाला पार्क करके अपना, दूसरे भी बंदे सब, कोई पान वाला, कोई, सबको एक्टर बनना है हमारे इंडिया में, तो सब आए हुए थे। तो मैं ऑडिशन दे ही नहीं रहा था। मैंने कहा इतनी क्या है, मैं यहाँ सब नकली है। तो मैंने वो दरवाज़ा खोला और मैं एंटर किया तो विशाल एक लड़का था जो बाद में भी बालाजी में था। उसने मुझे देखा और उसने, मैं जैसे ही बाहर निकलने लगा उसने बोला कम फॉर ऑडिशन। मैंने कहा यार कम। मुझे लगा कि बेसिकली उसको भी होगा कि चल एक हाथ तो ढंग के शायद दिखने वाले लड़कों को भी मैं कर लूँ, लगेगा कि मैं कुछ काम करके आया हूँ। बस उसने मुझे फिर वो दिया स्क्रिप्ट, मैंने किया। तो पता नहीं, मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं कैसा कर रहा हूँ, पर जब मैंने किया तो उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा। फिर उन्होंने मुझे ब्रीफ दिया और वही कैरेक्टर का ब्रीफ दिया जो मैंने प्ले किया उसी सीरीज़ में। तो 4-5 दिन के बाद में मुझे फ़ोन आया तो मैंने आई कैन बिलीव इट कि एक्चुअली हो गया। आमिर कैसे मिली? ऐसे ही आ गई। मैं कहीं कोई ऑडिशन देने नहीं गया था आमिर के लिए। लोग सोचते हैं अगेन कि आप फिल्में करना चाहता था। मैं कोई फिल्म नहीं करना चाहता था, मैं प्रोजेक्ट्स करना चाहता था कि अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या होगा। राजकुमार ने EP को बोला होगा, अनुराग वांटेड मी आई थिंक ऑन दिस फिल्म, और राजकुमार को बीच में चाहिए था। जब कुछ स्टार्स ने मना कर दिया उस फिल्म को, पहले वो दे वर वांटिंग टू डू इट विद अ सो कॉल्ड एस्टैब्लिश्ड स्टार, बट वो फिल्म मना की इन लोगों ने। तो देन आई थिंक दे जीरो डाउन ऑन मी। मुझे स्क्रिप्ट भेजी कि राजीव स्क्रिप्ट है, पढ़ना चाहते हो क्या? मैंने पढ़ी, फ्लाइट में पढ़ी। मैं उतरने के बाद मैंने कहा क्या लिखा है किसी ने, जिसने भी लिखा है कमाल लिखा है। मैंने कहा मुझे कहाँ ऑडिशन देने आऊँ, क्या करूँ? ऑडिशन कुछ नहीं चाहिए, दे आर वेरी कीन टू हैव यू ऑन बोर्ड। लंबी कहानी है, बट देन दैट इज़ हाउ मैंने किया और आमिर हो, इट जस्ट हैपेंड लाइक दैट। आपके काम में एक पाकिस्तानी सीरियल है सुन लेना। हाँ, बहुत पहले किया था, है ना? वो कैसे मिला? और उसका शूट यहीं हुआ था या वहाँ पाकिस्तान हुआ था? कैसे? दुबई में हुआ और मलेशिया में शूट किया था हमने। जब मैं पहला सीरीज़ कर रहा था तब वहाँ के एक बड़े पॉपुलर एक्टर थे, आज भी काफ़ी पॉपुलर हैं, प्रोड्यूसर हुमायूं सईद। और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्यार मिलता था। मतलब वो पहले सीरीज़ से लेके, मतलब वहाँ मम्मियाँ बनी हुई थी जो गिफ्टें भेजती थी, कभी कोई वहाँ से जूतियाँ भेज रहा है, कोई वहाँ से कुर्ते, बहुत प्यार मिलता था। आज भी मिलता है। आज भी मेरे पास में बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तान से मेल लगातार लिखते हैं। आई ऑल्सो हैव, आई डोंट नो हु दे आर, मिला नहीं हूँ कभी, बट देर इज़ अ बॉन्ड दैट विद लॉट ऑफ पाकिस्तानी पीपल। आई थिंक बहुत प्यार करते हैं वो लोग, देते हैं। तो हुमायूं देन केम टू बॉम्बे एंड हुमायूं वाज डूइंग दिस, और हुमायूं ने कहा कि मैं राजीव और आमना के साथ में, बिकॉज हमारा पेयर जो था वो काफ़ी पसंद भी करते थे पाकिस्तान में। सो दैट्स हाउ इट ऑल हैपेंड। हुमायूं आया और साइन किया। मैं चलो लेट्स वर्क विद पाकिस्तानी पीपल। वहाँ पे फीस इससे ज़्यादा थी जो यहाँ मिल रही थी? क्योंकि नहीं, कंट्री चेंज हो जाता है। हाँ, कम थी, बट इट वाज डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद डिफरेंट यूनिट यार। और उस टाइम पे तो ऐसे हर बार चलता रहता है ना, इंडिया पाकिस्तान, जबकि कहीं ना कहीं अंदर आई थिंक बहुत प्यार है एक दूसरे के लिए, लोगों के बीच में। सल्तनत और पॉलिटिक्स अलग चीज़ है, बट आई थिंक व्हेन इट कम्स टू पीपल, क्योंकि हम जब कभी अब्रॉड भी जाते हैं तो कहीं मिलता है कोई पाकिस्तानी मिलता है तो लगता है कि अपने देश का वाला ही मिल गया, अपना वाला ही कोई मिला। हर बार ऐसा होता है। स्विट्ज़रलैंड जाओ, लंदन जाओ, जहाँ कहीं भी आपको मिला कोई बंदा कि जी मैं पाकिस्तान से हूँ, अरे यार मैं इंडिया से हूँ, ऐसा लगता है कि हम इस दुनिया में हम लोग एक नेबर्स हैं। यहाँ पे आके अलग मामला हो जाता है। तो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग टू वर्क विद पाकिस्तानी क्रू।
जो बैन करके रखा है पाकिस्तानी आर्टिस्ट को, मतलब अगेन इट्स पॉलिटिक्स, बहुत गलत है यार। आर्ट को बैन करना आपको लगता है ठीक है? नहीं है कि लोगों को बैन करना, मतलब पॉलिटिक्स वाले कौन होते हैं पॉलिटिशियंस की, हमारे पॉलिटिक्स डिक्टेट करती हैं कुछ चीज़ों को, जहाँ पे प्यार बढ़ सकता है उस प्यार को भी आप बढ़ने नहीं देते हैं फॉर वट एवर रीजन्स। सो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, मुझे समझ नहीं आता एक्चुअली। मेरा कमेंट करना भी गलत होगा, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता कि क्यों प्यार हमें, तो हम अमन की बात करते हैं ना, तो जहाँ पर अमन हो रहा है, बन रहा है, आप वहाँ पे भी कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग आके उसको हिंदू मुस्लिम का एंगल दे देते हैं, तो वो गलत है। कोई ये थोड़ी ना कि पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट है, वो उन्हें एजेंट की तरह भेज रही है, पता नहीं। बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ लव कमिंग माय वे। ठीक है, एक थोड़ा सा पर्सनल लाइफ से क्वेश्चन है, इफ यू वांट टू स्किप यू कैन। 2007 में आपने एक बच्ची अडॉप्ट करी थी जिसका नाम है स्वाति। मैंने बच्ची अडॉप्ट नहीं की थी यार, ये क्या है, अब ये इंटरनेट में मैं कभी जाता नहीं हूँ तो मैंने अडॉप्ट, मतलब वो अडॉप्शन कहते थे उसको, मैं लड़की को स्पॉन्सर कर रहा था। तो बेसिकली उसकी एजुकेशन और उसका रहन सहन पे जो खर्चा होता था, मैं साल में, एक एजेंसी थी जो करती थी, मैं मिलने के लिए गया था, तो मुझे मुस्कान, तो मुझे वो स्वाति से मिला, तो बच्ची थी, तो मैंने कहा आई विल टेक केयर ऑफ हर जब तक ये पढ़ लिख के बड़ी होके आगे नहीं चली जाती। तो वो उसकी मैं एजुकेशन में ज़रा बात करता भी नहीं था, तो वो अपने आप बन जाता ना इंटरनेट के ऊपर कभी। तो वो चलता रहा मामला, और राजीव ने अडॉप्ट किए, लोग इज्जत भी देते थे। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे उस पेडेस्टल पे मत रखो, मैं सिर्फ कुछ पैसे देता हूँ, और वो मुझे अपनी एफडी तोड़ के नहीं दे रहा हूँ, मेरे पास में पैसे हैं तो मैं शेयर कर रहा हूँ, किसी की लाइफ बन रही है, दैट्स इट। सो और मैं लोगों को भी बोलता रहा, करना चाहिए यार आप, अगर यू कैन जस्ट, साल में अगर आपको 50,000 1 लाख रुपए आपको देना है किसी की, जिससे किसी की ज़िंदगी बन जाएगी, तो अगर आप में है क्षमता तो आप करना चाहिए। तो जो बच्ची थी बेटी, आप तो खैर बड़ी होगी, तो अभी भी है उनसे बात होती है? नहीं, जब वो कॉलेज में चली गई तो उसके बाद छोड़ दिया मैंने। देन शी डिडंट नीड, मतलब इट ओनली, बट जब तक कि वो स्कूल में थी 12th क्लास तक, तब तक मैं मिलता था, और शी न्यू दैट कि जब आप में कॉन्शियसनेस बढ़ती जाती है तब उसको, शी वॉज अवेयर कि, बिकॉज जब मिलाते थे मैं उनको बोलता था कि डोंट इंट्रोड्यूस मी कि मैं कुछ कर रहा हूँ उसके लिए, इट्स जस्ट दैट कि आई एम हर गार्जियन, लेट्स पुट इट दिस वे। बट शी डिड वेरी वेरी वेल, और बहुत ही अच्छी लड़की स्वाति। जब मैं लास्ट से मिला था, और आप हर साल जनरली रिपोर्ट कार्ड तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक पूछते हैं उनसे कि अच्छा क्या किया स्कूल में, क्या किया एजुकेशन में, कैसे कर रही है, वेरी वेरी नाइसली सेटल नाउ। पिछले कुछ वक्त से क्या हो रहा है ना, मैं कभी भी किसी से बात करता हूँ, जाने कहीं ना कहीं से बातचीत में वॉशरूम आ जाता है ना, कभी किसी को वॉशरूम में कोई ऑकवर्ड सा फैन मूवमेंट हुआ, जैसे नवाजुद्दीन का वीडियो बना रहा था कोई इंसान, या राजेश तेलंग है, उनको उनके पहला कैरेक्टर वहीं पे ऑफर हुआ था। आपकी लाइफ में भी कैसे कुछ वॉशरूम में हुआ है? कोई मिला हो, कोई प्रोजेक्ट ऑफर हुआ हो, कोई फैन तो बहुत सारे हो, प्रॉब्लम वही होती है कि आप लड़के हैं, हम तो हम कहीं आप गए हो वॉशरूम के अंदर, भाई सर जी बड़ा फ़ैन हूँ, तो उसके बाद से आदत ऐसी पड़ गई कि आप नीचे देख रहे होते हो कि यार कहीं इतने मत देखो, आँखें बंद रखो अपनी, आप निकल जाओ, या आप वेट करते हो कि कोई ना हो बाथरूम के अंदर। मेरे साथ में तो किस्से कुछ डिफरेंट भी हुए हैं, बिकॉज जब मेरा पहला कैरेक्टर ना कुछ अजीब था उसके साथ में, तो कई जगह पे आप जाते थे तो आपको पता है, लड़कों मतलब जेंट्स बाथरूम के अंदर कुछ लड़कियां भी घुस के, बताओ ये बताओ प्लीज। नहीं, इट जस्ट साउंड वेरी पॉम्पस, इसलिए मैं बोल सकता हूँ। तूने वॉशरूम की बात की तो मुझे एक इंसिडेंट याद आया, फिर मैंने कहा लेकिन अभी मैं बोलूँगा तो ऐसा लगता है कि अभी अपने बारे में बात कर रहा हूँ, तो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, बट या उस टाइम पे कुछ कैरेक्टर के लिए कुछ अजीब ही था, तो आई कांट बिगिन टू टेल यू, मतलब इफ आई टेल यू, वो अलग अलग लेवल की चीज़ें हैं, मतलब बट या कुछ ऐसी किस्से भी हुए हैं कि आप फंस गया, बोलो भाई क्या जेंट्स बाथरूम में स्कैंडल हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा, निकलो यहाँ से बाहर, बट नहीं, बट या आप उन मतलब चुनिंदा एक्टर्स में से हैं जो फैंस के प्यार को बहुत सहेज के रखते हैं। मैं कहूँगा, मैं जब पढ़ रहा था आपके बारे में, देख रहा था चीज़ें, एक पूरा कमरा है जिसमें फैंस के गिफ्ट्स, कार्ड्स और जो भी आपको चीज़ें भेजते हैं, आपने सब संभाल के रखा है। उसका एक कारण ये है कि मैं स्टार्टिंग से ही सोचता था कि किसी ने एक छोटे से शहर में मेरे बारे में सोचा, आपकी शायद आमदनी उतनी नहीं होगी, लेकिन आप फिर भी कहीं गए, आपने अपनी पॉकेट मनी में से शायद वो 50 या 100 रुपये के आपने कुछ खरीदा होगा, कभी कभी 400 500, कभी कभी 1000, कभी कुछ और लोगों ने तो और भी, तो सारी की सारी पॉकेट मनी आपने उस इंसान पे खर्च कर दी जिससे आप कभी शायद मिलेंगे भी नहीं, और आपने इस उम्मीद में भेजा होगा कि इससे मिलेगा, इतना ही मुझे चाहिए, उसको उस फैन को चाहिए होगा कि ये उस तक पहुंच जाए, और मुझ तक पहुंचा, मैं अपना शुक्रिया अदा कैसे करूं। तो मैं स्टार्टिंग कलेक्ट करना इसलिए शुरू किया मैंने कि मैं सोचता था कि जब मेरे इंटरव्यूज़ होंगे घर के अंदर,
और बैकग्राउंड में कहीं इफ दे सी इट दैट इट हैज़ रीच्ड मी, बिकॉज मैं इंडिविजुअली तो बोल सकता नहीं हूँ आपको। करेक्ट। तो अगर आप देखेंगे तो आपको इतना मालूम पड़ेगा कि आपने जो वो इतनी सी जगह मेरे को अपने दिल में दी है वो वर्थ इट है, आपका एफर्ट वर्थ इट है। नहीं तो आप भेज रहे हैं किसी को, और अगर आपने देखा कि मैं गणपति भेजा किसी को, यार वो टूट गया होगा पता नहीं कैसा, एंड स्पेशली गर्ल्स आर वेरी वेरी सेंसिटिव। मुझे लगता है कि यार द बेस्ट वे टू डू दिस इज, हर इंटरव्यू में घर के अंदर अपने पीछे कर दूँगा, लगा दूँगा। तो बहुत अजीब लगता रहा कई बार लोगों को कि यार क्या है, घर में टेडी बेयर्स ही लगे हुए हैं इसके, तो इतने इतने कार्ड लगे हुए हैं घर में। तो मेरे घर का जो पहला घर था, जब तक मंजरी नहीं आई थी मेरी लाइफ में, तब तक वो घर सिर्फ फैंस की गिफ्ट से ही डेकोरेटेड था। कोई इंटीरियर डेकोरेटर नहीं था, सिर्फ विंड शाइम्स, तेरे गणपति, टेडी बेयर्स, लव लेटर्स, कार्ड्स, ये सभी पूरा घर ही उनसे बना हुआ था। एंड द आइडिया वाज दैट आई वांट टू टेल देम आई वैल्यू योर लव। तो वो एक, और आज भी मैं सोचता हूँ कि जब कोई सड़क पे चल रहे होते हो आप और कोई दूर से आपको देखता है और बोलता है हाय, एक स्माइल देता है, वो स्माइल की कीमत ना हमें आज शायद उस समझ नहीं आई, मुझे तो बहुत समझ में आती है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि इतने लोगों में शी डिसाइडेड टू गिव मी द स्माइल। मैं एयरपोर्ट की लाइन में खड़ा हूँ तो आपको 4 जने अगर आपके स्माइल देते हैं, सिक्योरिटी गार्ड अगर आपको बोलता है हाय सर कैसे हैं, ये ना बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि आज के ज़माने में नेबर्स बात नहीं करते हैं, आपको तो मुफ्त में मिल रही है ना, काम कर रहे हो ठीक है, लेकिन आपको मिल रही है। तो आई वैल्यू इट अ लॉट एंड जेन्युइनली वैल्यू इट अ लॉट, बिकॉज आपने कहीं ना कहीं मुझे ब्लेस कर दिया। और क्यों किया, मैं कोई खास तो हूँ नहीं, मैं कोई तोप नहीं हूँ, डॉक्टर को किया होता समझ में आता, किसी और को किया होता समझ में आता, जो लोग एक्चुअली सोसाइटी को कुछ बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पर आपने मुझे चुन के दिया तो मैं उसको पिरो के रखूँगा एंड आई विल वैल्यू इट ऑलवेज, बिकॉज यू डिसाइडेड टू गिव मी दैट वन मोमेंट ऑफ योर लाइफ। सोशल मीडिया के बाद ये प्यार कितना बदल गया है? मतलब अभी भी वो कार्ड्स आते हैं या मेल्स और इंस्टाग्राम और फेसबुक ट्विटर पे चीजें जरिया ज़्यादा बदल हो गया गई है, हैं? डेफिनेटली जरिया बदल गया है, बट मेरे बर्थडेज पे अभी भी मुझे गिफ्ट्स आती हैं। और वो इतनी कमाल की है चीज़ें कि पहले हाथ के लेटर्स आते थे, अब वो लेटर्स कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ फैन क्लब्स हैं जो सारे लोगों से इकट्ठा करते हैं, उसका प्रिंट निकालते हैं, उसकी किताब बनाते हैं और फिर भेजते हैं। सो इट इज़ सो अमेजिंग, आई मीन इट इज़ अगेन मैं ही महसूस कर सकता हूँ और मैं किसी और को महसूस नहीं करवा सकता हूँ, क्योंकि जब तक आप उससे गुजरेंगे नहीं आपको उसका अंदाज़ा नहीं होगा। स्मॉल थिंग्स मेक अ ह्यूज डिफरेंस। अभी भी हमारे पास में गिफ्ट्स आती हैं, बॉक्स बन के आते हैं, फिर मैं खोलता हूँ, फिर मुझे फ़ोटो खींचनी पड़ती है, फिर अब ये हो गया कि चलो अब मुझे इंटरव्यूज़ नहीं, बिकॉज आप अब घर में नहीं रखते हो, तो आई टेक पिक्चर्स एंड देन आई ट्राई एंड सेंड इट टू दोज फैन क्लब्स ओनली कि आप नाम पढ़ लो सबके हैं यहाँ पे, आई रियली थैंक whatever. So you have to give it back यार in some way or the other. But जरिया बदल गया डेफिनेटली। पहले लेटर्स ही लेटर्स होते थे आपके घर पे, अब मेल्स ही मेल्स होती हैं आपके पास में। और जब कोई फैन ब्लैंक चेक भेज देता है तब दिमाग में क्या आता है? तब आपको जब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जब आपके ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे तुमने कहा कि यू डोंट नो व्हाट टू डू। मतलब आप सोचते हो कि यार क्या, कहाँ किसी ने आपको इस पेडेस्टल पर रख दिया है, आप क्या करते हो। मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें और भी हुई हैं या होती रहती हैं, एंड देन यू रियलाइज़ कि नहीं, और दिस इज़ अनरियल। तो मैं तो उनको इनफैक्ट डिस्करेज ही करता हूँ कि आप ना, मैंने कहा व्हेन यू विल स्पेंड वन डे विद मी यू विल रियलाइज़ कि मैं उस लायक नहीं हूँ, तो मुझे इतना मत पेडेस्टल पर रखो। आई डोंट एग्री। नो, आई एम जस्ट सेइंग दैट यू हैव टू टेल दैट बाय द एंड ऑफ इट हम सब के सब बहुत नॉर्मल हैं यार। हाँ। मेरे में भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं डिफरेंट हूँ लोगों से। मेरे में भी एक मेरा दूसरा साइड होगा जो आपने नहीं देखा है, और मैं तो एक कल्पना हूँ ना आपकी। यू आर किसी ना किसी कैरेक्टर के थ्रू, या आप सोचते हैं कि राजीव ऐसा होगा, तो आपने एक दिमाग में कल्पना बना रखी है। एवरी लेट्स से एवरी गर्ल हु हैज गिवन मी हर लव अफेक्शन और वुमन हु हैज डन दैट, शी हैज़ एन इमेज ऑफ राजीव, इम्प्रेशन दिखता है, ऐसा है, ऐसी बातें करता है, एंड देन यू मेक अ ढांचा ऑफ इट। मे बी आई एम नॉट इवन 1/4 ऑफ वॉट यू थिंक हु आई एम। So that's why I try and tell them that I discourage them. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप एथिस्ट हो, नास्तिक हाँ, हो? मैं नास्तिक हूँ। ये मतलब मैं थोड़ा सा वही समझना चाहता हूँ कि घर पे कोई ऐसा पापा मम्मी या रहा है या आपको नहीं विश्वास? नहीं, पापा मम्मी भी मेरे आई थिंक नास्तिक तो नहीं थे, लेकिन फेक बिलीवर्स थे शायद, क्योंकि हर साल पूजा करते रहे दिवाली वाली पे, लेकिन मुझे मालूम था कि कोई इनको नहीं है, ये गॉड फियरिंग है, डर लगता है इनको सिर्फ भगवान से। लेकिन जब बड़े हो गए तो समझ में आने लगा कि ऐसा नहीं, मम्मी सुबह उठ के कोई अगरबत्ती जलाएंगी और पूजा करेंगी या तिलक लगा देंगी या टीका, वो सिर्फ ओकेजन्स पे ही, खुश रखना तो खुश रखना है। मैं आई थिंक इट वाज ओनली ड्यूरिंग माई स्ट्रगल टाइम्स कि मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि यार मंदिर में जाके मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मुझे जो मिलेगा वो मुझसे मिलेगा।
तो तेरा भगवान तू है राजीव। आई थिंक वो स्टार्टिंग से एक मैंने अपने आप को ट्रेन मतलब मेंटली ट्रेन करना शुरू किया होगा कि तू ही अपनी नैया पार करवाएगा, कोई नहीं आएगा। नो बड़ी, नो योर पेरेंट्स, नो योर ब्रदर्स। इवेंचुअली जब तू हाथ पैर नहीं मारेगा तो कुछ नहीं होगा। सो मैं अपने आप को, मैं ही अपना खुदा बन गया, और बहुत अर्ली टाइम से। तो मैं अपने आप को कहता था कि मैं राजीव का केयर टेकर हूँ, मैं राजीव का केयर टेकर हूँ। जब मैं स्ट्रगल करता था, मुझे इसको लेके जाना है आगे। अब तुम ले आओ, तुम बुला लो किसी को भी कि यार एक काम करें, चल ना कल ड्रिंक मार के आते हैं, वहाँ चलते हैं। नहीं राजीव नहीं आएगा, मतलब राजीव ही बोल रहा है अपने आप को कि नहीं तेरे को सुबह के दौड़ने जाना है, तो तू नहीं जाएगा। तो इट जस्ट बिकेम लाइक दैट, एंड देन आई रियलाइज दैट एक्चुअली इट डजंट वर्क फॉर मी। मतलब मंदिर जाऊँ, माइट एज वेल ब्रिंग अ स्माइल ऑन समबडीज फेस। तो जो भगवान वाली बातें हम करते हैं वो मैं अपने कर्मों में ले आऊँ, तो इट जस्ट हैपेंड एंड आई नेवर फेल्ट द नीड। ऑल्सो बुरे से बुरे, मोस्ट चैलेंजिंग टाइम, बुरा टाइम तो मैं कहता नहीं कभी क्यों बुरा टाइम होता है, चैलेंजिंग टाइम होते हैं आपकी लाइफ में। सबसे चैलेंजिंग टाइम में भी मुझे ज़रूरत नहीं महसूस हुई कि मैं बैठ के भगवान को याद करूं या किसी को ऐसा याद करूं। मुझे लगता है अब सोच नेक्स्ट क्या, हाउ डू आई कीप माई माइंड ऑक्यूपाइड विथ समथिंग कि नेक्स्ट क्या। सो आई थिंक दैट इज़ वाई आई जस्ट बिकेम नास्तिक। इनफैक्ट मैं नास्तिक तो नहीं कहूँगा, क्योंकि द रियल वर्ड इज़ एग्नोस्टिक, कि आप पूजा करते हो कोई तकलीफ नहीं। मैं ये नहीं कहूँगा कि भगवान नहीं है तुम्हारी लाइफ में, भगवान तुम्हें स्ट्रेंथ दे रहे हैं तो बिल्कुल एब्सोल्युटली फाइन। मंदिर चल रहा है चलो। मैं रोज़ सुबह बाय द वे अपने घर पे मॉर्निंग में, मेरे घर में ओम के चांट चल रहे होते हैं अर्ली मॉर्निंग में 6 बजे, कम धीमी आवाज़ पे, क्योंकि मैं कुछ कर रहा होता हूँ योगा, तो मुझे वो बहुत सूदिंग लगते हैं। बट एवरी वन हू नोज मी दे थिंक कि तेरे घर पे ओम, आई मीन इट डजंट माइंड, इट्स म्यूजिक फॉर मी राइट नाउ। तो मैं जाता हूँ गुरुद्वारे में, कभी कभी मतलब जो मुझे शूट कर रहे होते हैं कि पास में होता है, आई जस्ट लाइक सीन द वे पीपल आर प्रेइंग, कैसे धारणा आस्था कितनी है। अब फिर मैं उसमें कई लोगों को सोचता हूँ कि तुम इतना बिलीव करते हो लेकिन अपने घर में अपने ही स्टाफ के साथ में इतना बुरा ट्रीट करते हो, ये कैसे तुम बिलीवर हो? तुम 6-6 करोड़ रुपए या 6-6 लाख या इतने तुम सोना दे के आ गए भगवान को, अपने घर में तुम सैलरी काट रहे हो क्योंकि वो 4 दिन नहीं आया बंदा। तो मुझे वो डायकॉटमी समझ, वो ये चीज़ें समझ नहीं आती, इसीलिए शायद मैं बिलीव नहीं करता हूँ शायद। आपके अकॉर्डिंग स्टारडम क्या है? आपको लगता है आप स्टार हो? नहीं, I don't believe in the word called stardom. Definition, by definition of book, stardom is somebody जिसको लोग पसंद करते हैं, जो चमकता रहता है। That's who is a star, जो चमकता रहता है। इंडस्ट्री के अंदर टिंसल टाउन कहते हैं, तो उसमें एक स्टार्स भी होंगे, तो वो स्टार से स्टारडम बन गया। बट आई थिंक इट्स इवेंचुअली इट इज़ द लव दैट लास्ट फॉर एन एक्टर, इट इज़ अ लव दैट लास्ट, प्यार रहता है। अब उसमें चाहे वो स्टार हो चाहे वो एक्टर हो, सुपर स्टारडम जो बाय बुक की डेफिनेशन जाते हैं, आई थिंक वो ख़त्म हो रही है। जो लार्जर देन लाइफ जिन्हें हम जो है वो व्हेन वी टॉक अबाउट, अभी हम जो बात कर रहे थे कि चाहे वो शाहरुख खान हो, आई थिंक इट्स डाइंग, इट्स अ डाइंग मीडियम बिकॉज पीपल हैव एक्सेस टू इट। पहले स्टारडम इसलिए भी थी बिकॉज लोगों को पता ही नहीं था, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी आपके पास में। जो सोशल मीडिया ने चीज़ें आई थिंक ख़राब करी हैं। सोशल मीडिया ने चीज़ें ख़राब की, इनसिक्योरिटीज़ ऑफ एक्टर्स ने भी कुछ चीज़ें आई थिंक बिकॉज तादाद बढ़ती गई, प्लेटफॉर्म्स बढ़ते गए, मीडियम्स बढ़ते गए, इज़ व्हेन एक्टर्स ऑल्सो स्टार्ट फीलिंग इनसिक्योर आई थिंक। तो फिर उन्होंने अपने आप को एक्सेसिबल करना शुरू कर दिया, फिर और चीज़ें शुरू हो गई। सो आई थिंक वो जो एक एनिग्मा बना रहता है एक एक्टर के बारे में, कि आप पर्दे पे देख रहे हो और आप अपनी कल्पना बना रहे हो किसी के बारे में, और वो आप मिल नहीं रहे हो उससे, कभी आपने बहुत कम सुनते हो, तो आई थिंक देन इट बिकम्स एन एनिग्मा। स्टार हमारे को इसलिए इंटरेस्टिंग लगता है जब चमकता है कि हम कभी पहुंच नहीं सकते हैं, हम सिर्फ चमकता हुआ देखते हैं। सो आई थिंक दैट इज़ वाई स्टार्स जो हैं वो डेफिनेशन कम होती जा रही है। शो टाइम 2 आ रहा है क्या? मुझे आइडिया नहीं शो टाइम 2 के बारे में, कोई बात क्योंकि नहीं वो जिस तरह से खत्म हुआ है, वो स्कोप तो बहुत है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें और अभी आएंगी। करेक्ट, लेकिन धर्माटिक ने मुझसे अभी तक शो टाइम 2 के बारे में बात नहीं की, ना ही कोई ऐसी बातचीत अब तक चल रही है, बट या क्लिफ हैंगर पे है। और आपके क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, हम कहाँ आपको और देख पाएंगे आने वाले वक्त? इसके बाद आई थिंक आप लोग मुझे देखेंगे एक सीरीज़ में, जो कि बहुत ही डिफरेंट सीरीज़ है अगेन, वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम शो टाइम एंड वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग दैट आई हैव बीन पार्ट ऑफ। उसका टाइटल अभी वर्किंग टाइटल है, उसे एक बुक का टाइटल है, प्रतिपाश चंद्र नाम है बुक का नाम, लेकिन वो टाइटल नहीं है सीरीज़ का। जिन्होंने अभी मुंजिया फिल्म बनाई थी, आदित्य सरपोदार, आदित्य ने उसे डायरेक्ट किया, एंड वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स अ ट्रेजर हंट।
तो वो आ जाएगी 1-2 महीने के अंदर, वेरी डिफरेंट। हाय, मेरा नाम है राजीव खंडेलवाल और आप देख रहे हैं मुझे बॉलीवुड बबल पर।